हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेई सिविल एकेडमी। तो ये जो पेड कोर्स है उसका टिम्बर का पार्ट 1 है। लेकिन जब आप लोग पेड कोर्स लोगे तो वहाँ पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 भी मिलेगा, क्योंकि जब मुझे लगता है कि हाँ इतने क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है अभी एनालिसिस करके पेपर्स का, तो मैं एक पार्ट और इंक्लूड कर देता हूँ कोर्स में, जिससे आपका जितने से जितने ज़्यादा एरिया हो सके क्वेश्चन का वो कवर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको ये कोर्स लेना है या नहीं लेना है। लेकिन कोर्स लेना या नहीं लेना बात अलग है, इसको तो हम लोग साइड रखते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। ओके, लेकिन इसके बाद भी जो सारी वीडियोस बहुत आपको मिलने वाली हैं चैनल पे, जैसे कैसे मैंने प्रिपरेशन की, क्या मैंने चीज़ें नोटिस की, ठीक है, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बुक्स फॉलो नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अभी चैनल पे आने वाली है। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि जो टिप्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देंगी। और ख़ासकर एक मेजर पॉइंट पे मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स का सही तरीका क्या होना चाहिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा, जिससे आपको एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जाके इस लेक्चर को देखिए और डिसाइड कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट में रेट भी करना आउट ऑफ 10 ये लेक्चर आपको कैसा लगा, जिससे मुझको भी फीडबैक मिले। और जहाँ आपको लगता है कि इस चीज़ में और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, एज अ स्टूडेंट आपको लगता है क्या क्या चीज़ें इसमें कमी है, तो वो भी कमेंट करना। जो चीज़ें होंगी कि हाँ ये चीज़ें ऐड करी जा सकती है, तो उसको भी मैं आगे, हाँ, जो भी कोर्स आएंगे उनमें ख्याल रखूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेई सिविल एकेडमी। तो ये है हमारा टिम्बर लेक्चर, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग टिम्बर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, मैंने अराउंड 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, इसमें मैंने 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। वो हो सकता है कि किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक का कोई एंड नहीं होता, ठीक है। अगर टिम्बर में मैं पढ़ने लग जाऊँ तो बहुत पढ़ना है टिम्बर में, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन, मैंने पहले सोचा था कि 25 या से 30 क्वेश्चन सफिशिएंट रहेंगे, लेकिन जब मैंने इसको एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि हाँ इसमें इन डेप्थ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैरायटी है इसमें, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ये। तो मैंने इसमें 50 क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और जाएंगे भी फर्दर। और यहाँ पे इन 50 क्वेश्चन को जितना एनालिसिस वे से हम लोग कर सकेंगे उतना डीपली जाएंगे, जहाँ जितना डाटा नीडेड है वहाँ उतना ही डाटा देंगे, उससे ज़्यादा डाटा नहीं देंगे। अगर डाटा की बात आ जाए एई और जेई एग्जाम्स में तो उसका कोई एंड नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं वन बाय वन क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, ठीक है। यहाँ क्या आपको मैच करने हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल हो जाते हैं अगर आपको नहीं पता होता है, इसके लिए आपको सारी नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं फाइबर बोर्ड के बारे में कहूँ, फाइबर बोर्ड के बारे में कहूँ, तो ये क्या करते हैं, ये इंसुलेटिंग का काम करते हैं, इंसुलेशन का। कहाँ से, फाइबर से आई हटाओ, आई, आई फॉर इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग किस किस का करते हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स यानी कि हीट का, एच फॉर साउंड, कैसे याद करना है, ठीक है। अब यहाँ एच एस एस तो याद करने की भी ट्रिक बताता जा रहा हूँ, जैसे मैं याद करता हूँ, ठीक है। तो फाइबर बोर्ड इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल किसके लिए है, हाई स्कूल के लिए, ठीक है। हाई स्कूल कैसे याद करना, क्योंकि अगर आप रीजनिंग में जाओगे ना तो वहाँ पे एस और एच आपस में अपोजिट लेटर होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाई स्कूल, ट्रिक है याद करने की। तो उसी को मैंने यहाँ यूज़ किया है। अगर मैं यहीं हाई स्कूल का यूज़ करूँगा तो एच फॉर क्या हो जाएगा, हर्टवुड, और एस फॉर स्कैंटलिंग। और स्कैंटलिंग क्या होता है अभी मैं इमेज के थ्रू समझाऊंगा आपको। तो हार्डवुड का ये स्कैंटलिंग के लिए हो गया, ठीक है। पी फॉर प्लाईवुड, प्लाईवुड। अच्छा, प्लाईवुड में से पी निकाल लूँ तो किसके लिए यूज होता है, पैनल्स बनाने के लिए, पैनल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये सारी चीजें ट्रिक के थ्रू याद करी जा सकती है। कितना याद कर लोगे, उतना याद करना जितना एग्जाम ओरिएंटेड है ना। सारी चीजें ट्रिक के थ्रू याद नहीं हो सकती, लेकिन जितना मैं याद करवा सकता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड, बस आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, उतनी चीजें मैं आपको करवा दूंगा। ओके, तो यहाँ देखो फाइबर, फाइबर में से आई उठाया मैंने, याद रखना, आई उठाता हूँ तो आई फॉर इंसुलेशन, तो इसका तो हो गया ये सेकंड, ठीक है। हार्डवुड हाई स्कूल, ठीक है। इंसुलेटिंग में भी हाई स्कूल लगाए, इसमें क्या रहा है आपका, आपका
इंसुलेटिंग में हाई स्कूल लगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या रहा है यहाँ पे आपका, कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका ये रहा, कलर ये चेंज करते पेन का, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, हीट एंड साउंड। ओके, लेकिन हार्डवुड में हाई स्कूल का मतलब क्या है, एच फॉर हार्डवुड, एस फॉर स्केंटलिंग। स्केंटलिंग क्या अभी इमेज के थ्रू देखेंगे हम लोग, ठीक है। पी फॉर प्लाईवुड, ठीक है, पी फॉर प्लाईवुड, पी फॉर पेनलिंग, है ना। अभी जितना नीड है उतना बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका हो गया स्केंटलिंग, इसका हो गया फर्स्ट, बचा क्या है, लेमिनेटेड टिम्बर। इसका यूज क्या होता है, आर्चेस एंड ट्रसेस। अब देखो मैच द फॉलोइंग में क्या रहता है, मार्क्स एक ही मिलना है, लेकिन क्या रहता है बच्चे उसको छोड़ के आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप सिर्फ एक आंसर सही होने, यानी कि मुझे अगर पता है सिर्फ कि फाइबर बोर्ड का यूज कहाँ होता है तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। आपको कम से कम दो पता होना चाहिए, मिनिमम दो तो आपको सही पता होना चाहिए, और मैंने आपको तीन पता कर दिए, फाइबर बोर्ड, हार्डवुड और आपका प्लाईवुड, ठीक है। तीन पता हो गए, चौथा मुझको भी नहीं पता, कोई डाटा की कोई लिमिट नहीं होती ना, ट्रूथ है ये। लेकिन मैं मुझको याद होगा कि लेमिनेटेड टिम्बर अगर फ्यूचर में आता है तो आर्चेस एंड ट्रसेस के लिए, ओके, यानी कि स्ट्रक्चर मेंबर के लिए, इनडायरेक्टली बोल दे तो स्ट्रक्चर मेंबर के लिए, है ना, स्ट्रक्चर मेंबर ही तो है। तो ए का हो गया सेकंड, तो ये यहाँ देखो ये दो आ रहे हैं इसमें, सेकंड वाले में एक सी लग रहा है एक डी लग रहा है, सेकंड दोनों में। हार्डवुड का थर्ड है, हार्डवुड का थर्ड तो दोनों में चुके, तो यहाँ पेज फेस पर फंस गया, यानी दो तो मिनिमम है, यानी कि यहाँ पे तीन डाटा का यूज है। प्लाईवुड यानी डी, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और ए का फोर्थ, सी का फोर्थ इसमें आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, एक राइट आंसर है। अब बच्चों को डाउट क्या रहता है कि सर स्कैंटलिंग पढ़ तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन होता है क्या वो समझ में नहीं आता। और जब तक चीज़ें आप क्या है ढंग से याद नहीं करोगे, मतलब समझोगे नहीं, तब तक आपको याद नहीं होगा, वो फील ही नहीं आएगा। तो मैं हार्डवुड का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, हार्डवुड होती कैसे, देखो। आंसर सी हो गया, ये होती है हार्डवुड, सॉरी स्केंटलिंग। स्केंटलिंग क्या होता है, स्केंटलिंग का मतलब है कि जो आपका लॉग होता है, ठीक है, एक तो लिव ट्री होता है, जो जिंदा ट्री होता है, खड़ा पेड़ है, ठीक है, एक रफ ट्री होता है जिसको हम लोगों ने गिरा दिया, एक होता है लॉग, लॉग के बाद उसकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस, उनको हम लोगों ने काट दिया, तब वो लॉग कहलाता है। तो लॉग में से हम लोग नॉन स्टैंडर्ड, एक होता है स्टैंडर्ड के भाई साहब इतने ही साइज का पीस कट के आना है, वो होता है स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब है आपको इस रेक्टेंगुलर या सर्कुलर किसी भी शेप में काटना है, लेकिन वो स्टैंडर्ड पीस नहीं हो, तो उसको बोलते हैं स्कैंटलिंग करना। स्कैंटलिंग से फर्दर और पीसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्कैंटलिंग कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर शेप टाइप के, अदरवाइज होते ये ऐसे हैं, है ना, मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं है। स्कैंटलिंग का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है ना, स्कैंटलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, ये है। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर मे बी ऑब्टेन फ्रॉम। अच्छा, मोस्ट वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब है कि आप अगर मान लो 50 रुपये दे रहे हो एक टाइप के टिम्बर के लिए, और दूसरे टाइप के टिम्बर के लिए भी आप 50 रुपये दे रहे हो, तो पहला टिम्बर आपको ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा प्रॉपर्टीज दे रहा है, और जबकि दूसरा टिम्बर उतनी प्रॉपर्टीज नहीं दे रहा है। अच्छा, तो मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर, भाई वैल्यू क्यों है, मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर का मतलब क्या है कि भाई साहब पहली बात तो उसमें रजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए, दूसरा उसका लाइफ स्पान अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और उसका जो है स्ट्रेंथ भी क्या है, अच्छी होनी चाहिए। तीन चीजें तो हैं। अगर आप घर में टिम्बर लगाओगे तो आप देखोगे कि रजिस्टेंस किससे मिले, एक तो फायर से, दूसरा आपका आंट से, टर्माइट्स, ठीक है, फंगी से, तीसरा आपका वाटर रेजिस्टेंस हो, ये तो चाहिए आपको भाई, ये तीन जो मेजर फोकस है। लाइफ स्पान जनरली हम लोग कितना मानते हैं, 50 से 100 साल होना चाहिए, जनरली होता है जनरली, ठीक। लेकिन एक्यूरेट मैं भी बताऊंगा, स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ भी हाई होनी चाहिए। चलो ठीक है। अब देखो एक बार इधर देखते हैं
कि यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर, अगर ये सारी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो किस में है, ये आपकी टीक में आती है। किस में आती है सारी प्रॉपर्टीज आपकी, टीक में आती है ना, किसमें, टीक में। और टीक की अगर मैं बात करूँ तो टीक का लाइफ स्पान कितना है, 40 साल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 40 साल इसका लाइफ स्पान है। ओके, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि शीशम और टीक में से किस में जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाइट आंट्स, यानी कि जो दीमक है उनसे ज़्यादा प्रतिरोधी क्षमता किसकी होती है, तो टीक वुड की होती है ना। किसकी होती है, टीक वुड की होती है, याद रखना है इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाइट आंट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, क्योंकि जो व्हाइट आंट्स है वो अटैक किस पे करती हैं, व्हाइट आंट्स अटैक करती हैं आपके सेप पे, जिनके लिए फूड होता है ना। तो इस सेप की जो क्वांटिटी है वो कम होती है किस में, टीक वुड में, इस वजह से ये ज़्यादा रजिस्ट कर पाती है, जबकि शीशम में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या है, टीक वुड इज द राइट आंसर, है ना। चलो अगला देखते हैं। अ नेचुरल डिफेक्ट इन टिम्बर इन क्रैक्स एक्सटेंड फ्रॉम बार्क टुवर्ड्स ए वुड इज कॉल्ड एज, ठीक है। अगर डिफेक्ट की बात करें टिम्बर में तो बहुत डिफेक्ट है और कितने ही याद करने हैं, ठीक है। एक नेचुरल डिफेक्ट होता है जब वो लगा हुआ होता है, यानी कि लाइव ट्री होता है, तब उसमें नेचुरल डिफेक्ट आता है। तो उसमें क्या शेक्स आते हैं, एक टाइप का डिफेक्ट होता है शेक्स। शेक्स का मतलब होता है जो एनुअल रिंग्स होती है, अभी स्ट्रक्चर भी आएगा टिम्बर का, जो एनुअल रिंग्स होती हैं उनमें क्रैक्स आते हैं, उनको बोलते हैं शेक्स। अब शेक्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सर इनको याद कैसे करना है, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है कि स्टार शेक, रिंग शेक, रेडियल शेक, कप शेक, कितने शेक है, कैसे याद करें, पहला पॉइंट तो ये आता है। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, एक मैं डायग्राम खुद बनाऊंगा, देखो। तो इसका आंसर क्या है, स्टार शेक। मैंने आंसर आपको बता दे, आंसर क्यों है, देखो। पहला बात समझते हैं शेक्स का। शेक्स क्या है, शेक्स आर द क्रैक। शेक्स क्या है, यहाँ पे आपके क्रैक है, कहाँ पे, इन टिम्बर विच अपेयर्स ड्यू टू, अब ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, किसके कारण होते हैं, ड्यू टू एक्सेसिव हीट, फ्रॉस्ट और ट्विस्टिंग ड्यू टू विंडिंग ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ट्री, यानी कि जब वो ग्रो कर रहा होता है तब उसमें जो भी ट्विस्टिंग या फिर एक्सेसिव हीट या फ्रोस्ट के कारण जो भी क्रैक्स जनरेट होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, शेक्स कहते हैं, ठीक है। और ये कितने टाइप के हो सकते हैं, ये क्लासिफाई हो सकते हैं स्टार शेक, कप शेक, रिंग शेक या फिर हार्ट शेक, डिफरेंट टाइप के, और डिटेल में भी है। अब इनकी इमेज देखो, नेट पे आपको गलत इमेज भी मिल जाएगी, तभी मैंने वो इमेज हटा के ये वाली इमेज लगाई है। देखो पहले बात, अगर आपको इससे पहले स्ट्रक्चर समझना है ट्री का, मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पहले आता है आपका, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ स्ट्रक्चर, ये पित होता है, ये क्या होता है मेरा, पित, ठीक है। फिर ये एनुअल रिंग चलती है, ये आता है आपका हार्डवुड, हार्डवुड, ठीक है। फिर ये आता है आपका सेववुड, फिर आती है आपकी कैम्बियम लेयर, ठीक है, कैम्बियम लेयर, और फिर लास्ट में आती है आपकी बार्क। अच्छा, सेववुड का दूसरा नाम क्या है, जाइलम भी है, और एक एल बर्न बर्न भी है, ठीक है, ये भी याद रखना। पित का दूसरा नाम क्या है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, पी फॉर पिथ, पी फॉर पिथ, एम फॉर मेडुला। अब ये ध्यान रखना, मेडुला पित्त को बोलते हैं। दूसरी बात क्या है कि पित्त से बाहर की ओर कुछ ऐसी रेज निकलती हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग मेड्यूलरी रेज, मेड्यूलरी रेज। अब डिफरेंस क्या है, मेड्यूला दूसरा नाम है पित्त का, और मेडुलरी रेज क्या है, जो पित्त से निकलती है, तो दोनों चीज अलग है। मेडुला पित्त का दूसरा नाम है, और जो रेज पित्त से निकलती है कहाँ, बाहर की ओर, ठीक है, कैम्बियम लेयर की ओर, उसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन क्या कहता है, अ नेचुरल डिफेक्ट, नेचुरल डिफेक्ट है टिम्बर इन क्रैक्स, क्रैक है यानी कोई ना कोई शेक होगा, ठीक है। तो शेक डिफरेंट टाइप के शेक हो सकते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम बार्क टूवर्ड्स सेववुड, यानी बार्क, बार्क यानी कि ये वाली लेयर, देखो अगर मैं पेन का कलर हाईलाइटर यूज करता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, लेज़र पॉइंट यूज़ करता हूँ। तो यहाँ देखो ये क्या है मेरी, यहाँ पे ये मेरी बार का बाहर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा मेरा बार का है। एक्सटेंड फ्रॉम बार यानी यहाँ से स्टार्ट होते हैं और टूवर्ड सेपवुड है, सेपवुड की ओर, अंदर की ओर जाते हैं, अंदर की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यहाँ से अंदर की ओर जाते हैं, ठीक है, सेपवुड की ओर जाते हैं। तो कंफ्यूजन कहाँ रहता है? कंफ्यूजन रहता है कि सर कि वो स्टार से क्या हर्ट से। अगर मैं स्टार का डायग्राम बनाऊँ, स्टार का डायग्राम हो, स्टार का, देखो ये स्टार है ना, तारा ऐसे ही बनता है स्टार। तो अगर मैं इसको पिथ मानूं और इसको बाहर वाले हिस्से को मैं बार्क मानूं, बार्क मानूं, तो यहाँ पे क्या है, जो क्रैक है उसकी विड्थ ज़्यादा है बाहर, और अंदर क्या है, कम है। यहाँ पे इसको मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को, यहाँ पे पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, इसको सेपवुड मान लेते हैं, सेपवुड। तो ये किसका एग्जाम्पल हो? स्टार शेक के तो एग्जाम्पल हो। तो स्टार शेक वही तो कहता है कि क्रैक एक्सटेंड कहाँ से करते हैं? बार्क से। कहाँ पे? सेपवुड की ओर। और बार्क से एक्सटेंड करते हैं यूं बाहर, और अंदर की ओर आते आते कम हो जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्टार शेक की विड्थ कहाँ पे ज्यादा होती है, सेपवुड पे या फिर बार्क पे? तो कहाँ पे ज्यादा होती है? बार्क पे ज्यादा होती है। चलो ठीक है, ये हो गया। तो आंसर इसका स्टार शेक है, समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा है कि सर हर्ट शेक क्या होता है? तो हर्ट शेक स्टार शेक का उल्टा है। हर्ट शेक में क्या है, जो पिथ है, बीच है, वहां से इसका अपोजिट होता है। इसकी विड्थ यहाँ ज्यादा होती है बार्क पे, इसकी विड्थ पिथ पे ज्यादा होती है, सेंटर पोर्शन पे ज्यादा होती है, बाहर की ओर कम होती है। ये देखो, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये हर्ट शेक है आपका। ये कौन सा शेक है? हर्ट शेक है आपका, ठीक है। लेजर से दिखाते हैं अगर यहाँ पे, ये देखो ये वाला, ये क्या है मेरा? हर्ट शेक है। यहाँ पे देखो, अब एक कंफ्यूजन है कि सर रेडियल शेक और कप शेक, सॉरी, कप शेक और रिंग शेक में डिफरेंस। कप शेक रिंग में डिफरेंस क्या है कि जब एनुअल रिंग्स की सरकमफ्रेंस पर किसी पर्टिकुलर एरिया पे, मतलब पर्टिकुलर लेंथ पे, पूरी लेंथ कवर ना करे, यानी पूरा सरकमफ्रेंस कवर ना करे, तब उसको बोलते हैं कप शेक। ये कप बन गया ना, चाय का कप टाइप, ये कप शेक, ठीक है। अगर वो पूरी सरकमफ्रेंस में फैल जाए वो क्रैक, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिंग शेक। देखो ये फैल गया ना पूरा, तो उसको क्या बोलते हैं? रिंग शेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिंग शेक बोलते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना आपको। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। पहला पॉइंट है कि शेक्स क्या है? शेक एक नेचुरल डिफेक्ट है। क्यों होता है? ये एक्सेसिव हीट, फ्रॉस्ट और ट्विस्टिंग के कारण होता है। किस में होता है? ये लिविंग ट्री में होता है। अच्छा, लिविंग ट्री होगी यानी ग्रो कर रही होगी। पहला पॉइंट ये है। ट्री का स्ट्रक्चर ये। अब डिफरेंट टाइप ऑफ शेक होते हैं, स्टार शेक, हार्ट शेक, रिंग शेक, ठीक है, और आपका कप शेक, ठीक है। स्टार शेक में क्या है? स्टार देखो, स्टार ऐसे होता है, यानी कि उसकी विड्थ बाहर ज़्यादा होती है। स्टार जो तारा होता है उसकी विड्थ बाहर ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि स्टार शेक में जो होगा उसमें भी जो क्रैक होंगे वो भी बाहर ज़्यादा होंगे। बाहर क्या होता है? बार्क। तो बार्क पे क्या होता है? क्रैक ज़्यादा होते हैं। लेकिन अंदर की ओर क्या होता है? क्रैक कम हो जाते हैं। अंदर क्या है? सेपवुड। तो सेपवुड पे क्रैक क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। वही अगर मैं कहूँ हार्डवुड, हार्ड शेक, तो हार्ड शेक स्टार शेक का एकदम उल्टा। वहाँ बाहर की ओर क्रैक की विड्थ कम होती है, या अंदर की ओर क्रैक की विड्थ ज़्यादा होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगी। अब आया कप शेक एंड रिंग शेक। कप शेक में क्या होता है? जो एनुअल रिंग है, जो आपकी एज बताती है ट्री की, उसकी सरकमफ्रेंस पे पूरा डाया, जो पूरा सरकमफ्रेंस है उसको कवर नहीं करता। अगर क्रैक पूरा सरकमफ्रेंस कवर नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कप शेक। अगर पूरा कवर कर लेता है तो एक रिंग बन जाती है जिसको बोलते हैं रिंग शेक। क्लियर? चलो, अब देखो ये और भी नेचुरल डिफेक्ट्स हैं, जैसे ट्विस्टिंग और अपसेट। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो ट्विस्टिंग क्या है? ट्विस्ट इन टिम्बर रोटेट द एंड्स ऑफ टिम्बर। किसको? एंड, ये एंड है ना, ये एंड देखो, एंड ऑफ अ टिम्बर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक अपोजिट डायरेक्शन में। द मेन रीजन बिहाइंड दिस डिफेक्ट इज ट्विस्टिंग ऑफ द ट्री बियॉन्ड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं वो ट्री को क्या करती है? ट्विस्ट कर देती हैं। और कहाँ? एक साइड पे, इन अपोजिट डायरेक्शन, रोटेट द एंड, किसी एक साइड को उसको झुका देती हैं। देख बकरी के लिए तो अच्छा हो गया, ये बकरी है ना, इसके लिए अच्छा हो गया, और इमेज से थोड़ा अच्छा समझ में भी आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा? ट्विस्टिंग हो गया। ट्विस्टिंग, अब रीजन का, ट्विस्टिंग का रीजन है विंड, जो ट्विस्ट कर देती है। अच्छा, अपसेट क्या? अपसेट का ध्यान रखना, अपसेट इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ड्यू टू एक्सेसिव कंप्रेशन इन द ट्री व्हेन इट वाज यंग। यंग यानी कि नेचुरल डिफेक्ट होगा कुल मिला के। अपसेट इज इंजर्ड बाय क्रशिंग
दिस इज ऑल्सो नोन एज रप्चर, यानी अपसेट का दूसरा नाम क्या हो गया भाई साहब, रप्चर हो गया। किसकी वजह से होता है, एक्सेसिव कंप्रेशन या फिर क्रशिंग की वजह से। कीवर्ड को याद रखना इंपॉर्टेंट है। कैसे दिखता है, देखो ये ऐसे चल रहा था, ये जो है ये कंप्रेशन की वजह से हुआ, ये वाला पोर्शन ये दिख रहा है जो आप, है ना। तो सबको क्या करना, अपने को याद रखना है इमेज के थ्रू, और पीडीएफ आप लोगों को मिल ही रही होगी, है ना। अब देखो, ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रोड द टिम्बर, देखो जब हम लोग क्या करते हैं, टिम्बर को हम लोगों ने काट दिया, उसकी सीजनिंग वीजनिंग सब करते हैं, हम उसको ले आके स्टोर रूम में रख दिया। अब होता क्या है कि टिम्बर में फंगस अटैक लगता है, फंगी अटैक लगता है। बहुत टाइप के अटैक होते हैं, फंगी अटैक में भी बहुत टाइप के अटैक होते हैं, हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। फंगी अटैक में क्या होता है कि जो वाइट आंट्स हैं उनको क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। फूड क्या होता है आपका, सेल्यूलोज होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, एक होता है ड्राई रॉट, ड्राई रॉट, एक होता है आपका वेट रॉट, एक होता है वाइट रॉट, और एक होता है आपका वाइट रॉट, है ना। एग्जाम में इतने अगर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर टिम्बर की, और टिम्बर में फंगी अटैक पे जाएंगे, तो ये तो कम है, इससे और ज़्यादा टाइप के रॉट हो सकते हैं। अच्छा, रॉट का मतलब क्या होता है, सड़ना। रॉट का हिंदी में बात करूँ तो मतलब है सड़ना, सड़ जाती है, ओके। अब ड्राई रॉट का मतलब देखो, ड्राई रॉट का मतलब क्या है, ड्राई रॉट जब होती है जब फंगी उसको ड्राई कर देते हैं, यानी कन्वर्ट्स द टिम्बर इनटू पाउडर, पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। पाउडर में कन्वर्ट कर दे, होता किस वजह से, लैक ऑफ वेंटिलेशन। जब वेंटिलेशन नहीं होता तब ये चीज होती है, लैक ऑफ वेंटिलेशन, यानी कि नो एयर सर्कुलेशन। वेंटिलेशन का मतलब ही एयर सर्कुलेशन है, नो वेंटिलेशन यानी कि लैक ऑफ वेंटिलेशन यानी एयर सर्कुलेशन नहीं है, ठीक है। वेट रॉट क्या है, वेट रॉट का रीजन है अल्टरनेट वेट एंड ड्राई। व्हाइट रॉट का मतलब क्या, सेल्यूलोज को कंप्लीटली खा जाता है और व्हाइट कलर अचीव कर लेता है। हार्ड रॉट क्या है कि जो स्ट्रक्चर होता है टिम्बर का, वहां पे लकड़ी टिम्बर कट, या फिर कट हो गई, या फिर फॉल डाउन हो गई, किसी वजह से टिम्बर हट गई, और उसका हर्ट वुड वाला पार्ट इज अटैक्ड बाय आंट्स। आंट्स कौन सी, वाइट आंट्स, ठीक है। यानी हर्ट वुड पे कैसे भी, हर्ट वुड में किसी ने फाड़ दिया, या फिर अपने आप ही वो ऐसा लकड़ी थी कि उसमें हर्ट वुड दिख रही है, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि व्हाइट आंट्स को वहां पे जाने का रास्ता मिल गया, कहाँ पे, हर्ट वुड पे। अगर व्हाइट आंट्स ने हर्ट वुड पे अटैक किया तो वो क्या कहलाएगा, हर्ट रॉट, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पे इतना ही कीवर्ड याद रखने हैं। अच्छा, फंगी अटैक का रीजन क्या है, फंगी अटैक कब हो सकता है, फंगी अटैक का कंडीशन है कि जब मॉइस्चर कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हो, कितना, 20% से, ठीक है। 20% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हो तभी फंगी अटैक होता है, ये कंडीशन है। ऑप्शन देगा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फंगी अटैक, मॉइस्चर कंटेंट लेस देन 5%, 5 to 10%, 10 to 20%, ग्रेटर देन 20%। सीधा टक मारो आंसर, 20% से ज़्यादा होगा, ये न्यूली फ्रेम क्वेश्चन हो सकता है। तो ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रॉड, ड्राई रॉड के कारण क्या होता है, रिड्यूस टू पाउडर, उस लकड़ी को पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। रीजन क्या होता है, ये तो कंक्लूजन हो गया कि क्या होता है, रिड्यूस कर देता है पाउडर में। रीजन क्या है, रीजन है आपका लैक ऑफ वेंटिलेशन, है ना। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। द पीसेस ऑफ सोन टिम्बर हुज डायमेंशन डू नॉट एक्सीड 5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ और थिकनेस इज नोन एज। अच्छा, अब जो मार्केट में टिम्बर अवेलेबल है वो डिफरेंट अराउंड 10, लगभग 10 या 8 टिम्बर हैं, तो सबकी डायमेंशन याद नहीं करनी, पहली बात तो ये है। ये 4-5 देख रहे हैं, इनकी डायमेंशन याद करनी है बस। तो अगर मैं बात करूँ बैटन की,
बैटन की, तो इसमें थिकनेस और विड्थ दोनों ही चीज़ें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 50 mm से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्केंटलिंग की तो उसमें क्या, थिकनेस और विड्थ दोनों ही ज़्यादा होनी चाहिए 50 mm से, लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 200 mm से। ठीक है, अगर प्लांक की बात करूँ, प्लांक की, तो प्लांक में क्या, थिकनेस तो आपकी कम होनी चाहिए 50 mm से, लेकिन विड्थ क्या मेरी ज़्यादा होना चाहिए 50 mm से। तो ये तीन ही इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। अगर भाई आप याद करना चाहो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, हमको क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड बस इतना डाटा ही याद करना है। मान लो कि सर किसी ने याद कर लिए सारे, किसी ने याद कर लिए सारे के सारे 10 के 10, भाई इतना उसने दिमाग लगाया यहाँ पे 10 डाटा याद करने में, वो आना सिर्फ एक ही है, उसकी पॉसिबिलिटी 0.01% है कि ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, कि डायमेंशन वाले बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं। वहीं आप उन क्वेश्चन को देख लो कि टाइप्स ऑफ वुड, टाइप्स ऑफ टिम्बर का क्लासिफिकेशन, वहाँ 10% चांसेस है कि वो क्वेश्चन पूछा जाए। तो कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा टाइम आपको यहाँ देना है, ना कि यहाँ देना है। यही थोड़ा डिफरेंस होता है कि बच्चा एक स्ट्रक्चर वे में एक अच्छे टीचर के साथ की अंडर गाइडेंस में प्रिपरेशन करता है, क्योंकि उसको पता है कि किस टॉपिक को कितना टाइम और कितना वेटेज, दोनों चीज़ें, कि कितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम देना है। अब मिस्टेक अक्सर यही होती है जब अच्छा मेंटर नहीं होता, मेरे से भी हुई है, जब अच्छा मेंटर नहीं होता कि बच्चा सब कुछ पढ़ने लग जाता है। ठीक है, लेकिन कभी भी आप टॉपर से बात करोगे, ठीक है, मैं भी टॉपर तो नहीं रहा हूँ लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, उससे एनालिसिस मेरा अच्छा होता था, लेकिन पहले, अब क्या, अच्छा मेंटर नहीं होने की वजह से मेरा एनालिसिस अच्छा नहीं हो पाया, अच्छी गाइडेंस भी नहीं थी। लेकिन अच्छा मेंटर क्या बताया था आपको कि एवरेज स्टूडेंट भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि एफर्ट तो हर कोई लगा रहा है, लेकिन एफर्ट को राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट करना इम्पोर्टेंट है, राइट डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है, वो राइट डायरेक्शन आपको मेंटर ही दिखाता है। तभी कहता हूँ कि आप जितना मैं बोल रहा हूँ उतना तो पहले करो, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो दूसरा करो। उसकी भी कंडीशन है कि अगर मैंने डाटा कोई आपको बताई, जितना भी मैं बता रहा हूँ उनको कम से कम 10 बार रिवाइज करो या फिर 10 बार टेस्ट लगाओ, ऑटोमेटिक हो जाएंगे याद। उसके बाद आगे वाला डाटा करो। ये नहीं कि सर मेरे को डाटा बनाना, मुझको नोट्स बनाना है, मुझको तो पूरी कॉपी भरनी है, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, एग्जाम निकालना है, सालों लग जाएंगे अगर ऐसे करते रहोगे। जितना बता रहा हूँ उतना याद करो, उसको करो बस, इससे ज़्यादा बाहर आने का नहीं है। आएगा भी तो किसी से नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा, नहीं आपसे भी नहीं बनेगा। ठीक है, आपने ये सोचो कि सर मैंने एक बार एक वो क्वेश्चन कर लिया तो बाकी नहीं कर पाए, अरे पागल, तुमने एक क्वेश्चन वो कर लिया जो बाकी नहीं कर पाए, लेकिन तुम उस एक क्वेश्चन के चक्कर में 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे छोड़ के आ गए जो वो सारे करके आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स और 5 या 6 क्वेश्चन के 5 मार्क्स, तो डिफरेंस क्या, 4 का 4 से पीछे हो गए, और पॉइंटों में कट ऑफ से बच्चे बाहर हो जाते हैं। समझो, इस चीज़ को समझो। तो इसके रिगार्डिंग इतना याद करना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बैटन हो गया। क्या हो गया इसका आंसर, बैटन हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबल फायर रेजिस्टेंट बाय। टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट किस पे बना सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि प्रिजर्वेटिव्स की बात करूँ टिम्बर में, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे पहला है SCU, जो आपको किससे बचाता है, वाइट आर्ट से। इसमें एक रीएजेंट होता है जो रेशियो होता है 1:3:4 में लेके चलते हैं। ठीक है ना, फिर आता है आपका फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस में क्या है, सोडियम सिलिकेट जिंक क्लोराइड। सोडियम सिलिकेट को क्या बोलते हैं सर, एबल्स प्रोसेस बोलते हैं, इसको भी याद रखना। तो प्रिजर्वेटिव होता है, ठीक है, एक ट्रीटमेंट होता है, दोनों डिफरेंस है, प्रिजर्वेटिव अलग है, ट्रीटमेंट अलग है। प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो उसको डिफेक्ट्स होने से बचाते हैं, ट्रीटमेंट का डिफेक्ट हो गया तब उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो रीजनेबल फायर रेजिस्टेंट किससे बना सकते हैं,
सोडियम सिलिकेट इसमें नहीं है। क्रिस्टल इनटू टिम्बर हाई प्रेशर, ये इसके लिए यूज नहीं होता। जिंक क्लोराइड सीजनिंग प्रोसेस नहीं होता, कोटिंग में टार नहीं होता, जिंक क्लोराइड होता। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शेक्स इन टिम्बर आर, जो शेक्स होते हैं टिम्बर में क्या होते हैं, किस में होते हैं? पहला पॉइंट एनुअल रिंग्स में होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? दूसरा पॉइंट है एक्सेसिव हीट, फ्रॉस्ट, ट्विस्टिंग की वजह से। किस में होते हैं? यंग ट्री में होते हैं। कैसा डिफेक्ट है? नेचुरल डिफेक्ट है। ठीक है। शेक्स कैसे होते हैं? शेक्स इन टिम्बर आर बेसिस ऑफ ट्विक्स और ब्रांचेस। ब्रांचेस में तो नहीं होता ना, ये तो लॉग में होता है, जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है ना, तो ये तो गलत हो गया। सी देखते हैं, स्वेलिंग, स्वेलिंग कॉज बाय ग्रोथ ऑफ लेयर ऑफ सैपवुड ओवर बाउंडेड ना। ये रिंड गैल होता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने टिम्बर यहाँ से काट दिया, कट गया, तो उसको बोलते हैं नॉट। अब नोट के ऊपर ही और सैप की एक लेयर जम जाती है। ठीक है। थोड़ी कह सकते हैं स्मेली होती है लेयर। अगर अगर आपने देखा होगा, पेड़ के ऊपर एक लेयर जम जाती है, उसको वो क्या बोलते हैं? एक फोड़ा टाइप, फोड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिंगोल। तो ये रिंगोल है, तो शेक्स तो है नहीं। ठीक है। बी बोल रहा है लॉन्गिट्यूडनल क्रैक विच इज यूजुअली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग। क्रैक पैरेलल होते हैं एनुअल रिंग के, ऐसे ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ये बोला लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन इन द वुड बिटवीन द एनुअल रिंग्स। हाँ, एनुअल रिंग्स में सेपरेशन होता है। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द मेथड ऑफ सोइंग। जब आप सोइंग करते हैं तो सोइंग करने के कितने मेथड होते हैं, तो उसमें से क्या करना, आप लोगों को एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो मैं आपको चार मेथड है, चार के चार बता रहा हूँ। पहला क्या है कि एक पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर मेरी ये एनुअल रिंग्स होती हैं ऐसे करके गोल गोल, इन एनुअल रिंग्स को ये जितनी पास होंगी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी टिम्बर में। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, इन एनुअल रिंग्स को बांधने का काम क्या करती हैं? मैनुअली रेज करती हैं। यानी कि अगर मैं मैनुअली रेज को ही काट दूं तो वो एनुअल रिंग्स को पकड़ नहीं पाएगा। अगर वो एनुअल रिंग्स को पकड़ नहीं पाएगा तो वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है। तो इसमें पहला मेथड है, अगर मैं सोइंग की बात करूं, तो पहला मेथड है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। F4 फ्लैट, S4 ऑर्डिनरी, S4 स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नहीं, इसको स्लैब मेथड कर लेना है ना, इसको स्लैब कर लेना, स्लैब मेथड याद करना। अब होता क्या है इसमें, समझो डिफरेंस, सारी चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट। जब समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक डिफरेंस आ जाएगा, है ना। डिटेल में तो नहीं जा सकते क्योंकि ये एक क्वेश्चन सीरीज है। तो ये जो रिंग्स होती हैं इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये और ये मेडुला होती हैं ऐसे करके ऐसे करके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको टेंजेंशियली ऐसे करके काटते हैं, यूँ करके, है ना। इसका पेन का कलर चेंज करते हैं हम लोग, ऐसे करके काटते हैं, इसमें ऐसे करके काटते हैं। तो भाई ऐसे करके अगर मैं काट रहा हूँ तो मेडुलरी रेस कट रही है। पहला पॉइंट तो ये कट रही है ना, तो यानी कि जो स्ट्रेंथ है, अगर इसके थ्रू बात करें, ठीक है, रेडियल ऑर्डिनरी, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ही लेस रहती है। ठीक है। लेकिन लेकिन जो आपकी क्या कहते हैं, वेस्टेज मिनिमम रहता है। पहला पॉइंट तो ये। फिर दूसरा मेथड आता है, दूसरे मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, ये हो गया आपका, हाँ, क्वार्टर सोइंग। क्वार्टर सोइंग में क्या होता है, जो रिंग्स होती है ऐसे करके रिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे क्या क्वार्टरली हम लोग सोइंग करते हैं। पहले ऐसे करके और ऐसे करके सोइंग करते हैं। तो अगर मैं इसको काटूँ ऐसे करके, इधर देखो यहाँ पे, अगर ऐसे करके ऐसे, तो एक सर्कल का क्वार्टर बन गया ना, एक क्वार्टर वाला पार्ट, तो इस वजह से इसका नाम क्वार्टर स्विंग होता है। तो ये भी मेडुलरी रेस को काट रहा है, तो उसमें भी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी। ठीक है। तीसरा क्या बोलता है, तीसरे को बोलते हैं टेंजेंशियली। टेंजेंशियली टेंजेंशियली में क्या होता है, ये रिंग्स होती है ना, रिंग्स, तो एकदम ही ऐसे सारे रिंग्स के सर्कुलर सेक्शन काटने का ट्राई करता है, सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर सेक्शन काटने का ट्राई करता है।
इसमें भी मेडुलरी रेस कट जाती है, ठीक है। फिर चौथा आता है रेडियल या फिर रिफ्ट मेथड। उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग टिम्बर में जो मेडुलरी रेस होती है ना, ऐसे रेस होती हैं, तो उनको बचाते हैं, उनको बचाना है, तो यानी कि उनको नहीं काटना, उनको नहीं काटना तो उनके पैरेलल काटना, तो इसमें ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं। तो ऐसे काटेंगे तो सर मेडुलरी रेस बच जाएगी। अगर मेडुलरी रेस बच गई तो स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। स्ट्रेंथ तो मैक्सिमम होगी लेकिन वेस्टेज भी मैक्सिमम होगा। तो इस मेथड में क्या है, मैक्सिमम होता है। क्या क्या मैक्सिमम होता है, एक तो स्ट्रेंथ, अच्छी बात है, और एक वेस्टेज। अच्छा, सबसे इकोनॉमिकल क्या है, ये मोस्ट इकोनॉमिकल। क्यों, क्योंकि सर इसमें वेस्टेज कम होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से याद करने हैं इसमें बता रहा हूँ। देखो, पहला बात है कि वेस्टेज किसमें मिनिमम होता है, तो वेस्टेज मिनिमम होता है सर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाले मतलब एफ फॉर फ्लैट मेथड, ओ फॉर ऑर्डिनरी मेथड, एस फॉर स्लैब मेथड, ठीक है। ये मोस्ट इकोनॉमिकल में होता है, पहला पॉइंट तो ये। दो पॉइंट ये हो गए। तीसरा पूछा जाता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, रेडियल में होती है। चौथा पूछा जाता है कि मैक्सिमम वेस्टेज किसमें होती है, वो भी रेडियल में होती है, ठीक है। सारे क्लियर हो गए। इसकी इमेज पर्टिकुलर क्लियर इमेज नहीं मिल पाई, इससे मैंने इमेज यहाँ पे नहीं रखी है। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। क्या करना है हमको, करेक्ट मेथड यहाँ से निकालना है। करेक्ट के लिए क्या देखना पड़ेगा, सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं, टेंजेंशियली टू एनुअल रिंग्स इज नोन एज टेंजेंशियल मेथड। क्या टेंजेंशियल मेथड में टेंजेंशियली तो है, किसके, एनुअल रिंग्स के। सही बात है, सही बात है, चलो ठीक है। बी बोल रहा है इन 4 क्वार्टर, यानी 4 क्वार्टर सच दैट ईच बोर्ड कट एनुअल रिंग एट नॉट लेस देन 45 डिग्री। 45 डिग्री से कम के एंगल पर उसको नहीं काटते, नहीं काटते, सही बात है। इन्होंने क्वार्टर स्विंग सही है। सी देखा, कट ऑफ द क्वार्टर लॉग पैरेलल टू द मेडुलरी रेस एंड परपेंडिकुलर टू द एनुअल रिंग्स आर नोन एज रेडुअल सोइंग। अच्छा देखो, सही बात तो कह रहा है कि जो अगर इसकी मैं बात करूँ, ये जो मेरी है, ये जो है यहाँ पे देखो, ये मैं काटता हूँ यहाँ पे, इसको कलर चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, अब देखो, अगर इसकी बात करूँ, ये मेरी मेडुलरी रेस है, ये एनुअल रिंग से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का बनाती है ना, 90 डिग्री का बनाती है। चलो ठीक है। अब रेडियल और रिफ्ट में क्या करते हैं, इनको ऐसे काटेंगे तो पैरेलल किसकी हो गई, पैरेलल होगी मेडुलरी रेस के, लेकिन परपेंडिकुलर किसकी होगी, एनुअल। तो वही बात कर रहा है, कट आउट ऑफ लॉग पैरेलल टू द मेडुलरी रेस एंड परपेंडिकुलर टू द एनुअल रिंग्स इज नोन एज रेडियल स्विंग। तो आंसर ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट आंसर। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है कि इनका सीक्वेंस क्या स्ट्रेंथ का। तो इसका सीक्वेंस याद करना, ROQ2 है, ROQT, ऐसे करके इसका स्ट्रेंथ का सीक्वेंस है। कैसे, ये देखो, R4 क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कितनी होती है, सबसे ज़्यादा होती है रेडियल की, उससे ज़्यादा होती है ऑर्डिनरी की, फिर होती है क्वार्टर की, फिर होती है टेंजेंशियली की, ठीक है। सारे के सारे इतने याद करने हैं बस आपको, ठीक है ना। चलो अगला एक है, द बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग ऑफ ट्री फॉर टिम्बर प्रोडक्शन हिल एरिया। किसी भी एरिया में बात करूँ तो भाई टिम्बर में सबसे ज़्यादा डिफेक्ट किसकी वजह से होते हैं, सैपवुड की वजह से, ठीक है, जो भी आपका सेल्यूलोज होते हैं। तो सैपवुड में क्या है, वो फ्लो करता है। जब वो फ्लो करेगा तो मूवमेंट करेगा, यानी ग्रोथ हो रही होगी, वो फुली से मिच्योर ट्री नहीं है, यानी कि वो ग्रोथ नहीं ले चुका। इसका मतलब ये, यानी कि उसकी ग्रोथ जब कम हो, यानी कि उसका मूवमेंट कम से कम हो। अच्छा, कभी भी अगर बात करें किसी भी टिम्बर में, तो सैपवुड का मूवमेंट कम कब कब होता है, जब वो गर्मी के टाइम पे होता है, गर्मी यानी कि समर सीजन में। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और जब हम टिम्बर को काटते हैं तब उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 50% या उससे ज़्यादा ही होता है। अब उसको नीचे लेके कितने लेवल पे आते हैं हम लोग, 12% पे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम। किस डायरेक्शन में टिम्बर की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ ये मेरा लकड़ी का टुकड़ा है ना, और मैं कहूँ आपको कि
इसको काटो, तो आप कैसे काटना प्रेफर करोगे? ऐसे काटोगे या फिर ऐसे काटोगे? आप बोलोगे सर हम तो ऐसे काटेंगे, जल्दी कट जाएगा। दूसरा बोलेगा सर मैं ऐसे काटूंगा, वो पागल है। ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं सर मैं ऐसे काटूंगा, ऐसे करके काटूंगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ क्या है? मिनिमम है, पहला पॉइंट। जो कह रहे हैं सर ऐसे काट तो लेंगे, दिक्कत होगी, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है? मैक्सिमम है। यानी कि कह सकता हूं इसी पॉइंट से टिम्बर के रिगार्डिंग कि टिम्बर में जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? मैक्सिमम कहाँ होती है? पैरेलल टू ग्रेन्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। और मिनिमम कहाँ होती है? परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ इन मैक्सिमम 45 डिग्री परपेंडिकुलर सेम इन डायरेक्शन पैरेलल टू ग्रेन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पैरेलल बोल दो या फिर 0 डिग्री बोल दो, या 45 डिग्री की जगह अगर 0 डिग्री बोलता तो ये आंसर होता, फिर यहाँ कुछ ना कुछ अलग ऑप्शन दे रखा होता। ठीक है, दूसरा बात बोल रहा हूँ कि टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट और OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन के लिए कितना होता है? 12% लेते हैं, 12% पे उसका वेट नोट करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? टिम्बर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.54। दूसरा है डिके ऑफ टिम्बर। डिके ऑफ टिम्बर स्टार्ट हो जाता है इफ pH लेस देन 4। अगर pH की वैल्यू 4 से कम होगी तो उसका क्या होता है? डिके होना स्टार्ट हो जाता है। एक और पॉइंट है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है टिम्बर बीम, वो क्या होता है? स्पान डिवाइड बाय 360। तो ये भी याद, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट तो जनरली याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, और भी बहुत पॉइंट हो सकते हैं, जैसे जैसे मुझे याद आएंगे वहाँ जहाँ पे क्वेश्चन होगा उसी टाइप से याद आते जाएंगे, उन्हीं को मैं वहाँ पे लिखता जाऊँगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम होती है पैरेलल टू ग्रेन से, तो मिनिमम कहाँ होती है? परपेंडिकुलर टू ग्रेन। वेट कितने पे नोट करते हैं? OMC। OMC यानी कि 12% मॉइस्चर कंटेंट पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.5। डिके टिम्बर का कब होगा? जब pH की वैल्यू 4 से कम होगी। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा? स्पान बाय 360। ठीक, चलो अगला देखते हैं नोट्स इन टिम्बर आर। अच्छा, नोट्स यानी गांठ पड़ जाना। गांठ किसकी वजह से होती है? जब आप पेड़ काट देते हैं तो उस पर गांठ बन जाती है, तो उसी को बोलते हैं नोट्स पढ़ना। नोट्स भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, डेड नोट, लाइव नोट, साउंड नोट, बहुत टाइप के नोट्स हो सकती है। आपको बस इतना याद रखना है नोट का मतलब रीजन क्या है। नोट का मतलब है आपका कट ऑफ द ब्रांच। कट ऑफ द ब्रांच, ब्रांच के कट ऑफ की वजह से होती है, यानी कि साइन ऑफ ब्रांच कट ऑफ। ठीक है, स्प्लिटिंग नहीं होता, स्पेकल ट्विस्टिंग नहीं होता, डिफ्लेक्ट कॉज बाय क्रशिंग फाइबर, ये तो वो होता है अपसेट। इसका मतलब अपसेट है, डिफ्लेक्शन और क्रशिंग फाइबर। ठीक, क्रशिंग की वजह से डिफ्लेक्शन होता है, तो अपसेट का हो गया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नोट तो हम लोगों ने बोल दिया, दिखती कैसी? तो ऐसे दिखती है, देखो ये है नोट आपका, ये दिख रहा है, ये नोट होती है, सब लोगों ने देख रखी है, बस क्या टेक्निकल नेम नहीं पता, डिफरेंस इतना है बस, है ना। अगला देखो, द लाइफ ऑफ टीक वुड डोर एंड विंडोज। भाई साहब, टीक वुड से जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, जितनी लाइफ स्पान टीक वुड की होगी उसी उसी स्ट्रक्चर की होगी। कितनी होती है टीक वुड की? 40 साल। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्राई रॉट इज कॉल्ड। अच्छा, ड्राई रॉट के बारे में पहले बता दिया, ऑप्शन देख के एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन भी आना चाहिए। मैं उल्टा चलता हूँ, व्हाइट आंट अटैक्स। रॉट का मतलब सड़ना होता है, व्हाइट अटैक करती है, बात सही है। ठीक है, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, ये वेट रॉट होता है, ये ड्राई रॉट नहीं होता। कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर, ये नहीं होता। लैक ऑफ वेंटिलेशन, भाई वाटर अटैक करती है ठीक है, लेकिन किसकी वजह से होता है? ये होता है लैक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से। अब ए और डी में सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर कौन सा है? ये है। अब पूछा क्यों, रीजन क्या है? इज ड्यू टू, क्या कंडीशन डेवलप हो जाती है, कॉज क्या है, कारण क्या है जब वेंटिलेशन अवेलेबल नहीं होता है? तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, द एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड ओवर सॉलिड वुड। जब प्लाईवुड भी देखिए आप लोगों ने, ठीक है, और सॉलिड वुड भी देखा है। प्लाईवुड के तख्त बनते हैं, ठीक है, और सॉलिड वुड के भी बनते हैं, ठीक है, आज के टाइम पे आने लगे हैं। तो प्लाईवुड और सॉलिड वुड में डिफरेंस क्या है? रिड्यूस श्रिंकेज एंड स्वेलिंग। प्लाइस क्या होती है? प्लाइस ऐसे लगाई जाती हैं, ठीक है, पहला कंडीशन ऑड नंबर में लगाई जाती है, एक ऐसे लगेगी, एक ऐसे लगेगी, मतलब कुल मिला के लगेगी ऐसे। इनकी इस पे एक ऐसे होंगी डायरेक्शन ग्रेन्स की, तो इस पे ऐसे होंगी। तो रिड्यूस द श्रिंकेज, यानी कि ना श्रिंक होगी ना स्वेल होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर होती है ना एक दूसरे के, एक ऐसे कैसे, तो एक दूसरे को जकड़ के रखती है, तो इससे क्या होता है? रिड्यूस स्वेलिंग और श्रिंकेज। सही है। नियरली इक्वलाइज स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि ये ऐसे रखी जाती है कि एक लेयर ऐसे, एक लेयर ऐसे, फिर एक ऐसे, तो क्या होती है? स्ट्रेंथ बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी स्ट्रेंथ क्या होती है? सेम होती है, किस डायरेक्शन में? सभी डायरेक्शन में। ये भी ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग लार्ज साइज से, अच्छा, अवेलेबिलिटी भी इसकी क्या लार्ज साइज में भी हो सकती है, स्मॉल में भी हो सकती है, तो लार्ज में भी हो सकती है, क्योंकि उसको हम लोग आर्टिफिशियली ग्लू करके एडिसिव लगा लगा के बना रहे हैं, तो उसका जो एरिया या फिर डायमेंशन है वो अपने अकॉर्डिंग हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट इन वुड इज रीच्ड व्हेन। अच्छा, अगर मैं बात कहूँ, सीजनिंग करते हैं, सीजनिंग के लिए आइस कोड याद रखना 1141 इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, सीजनिंग का मतलब है, सीजनिंग का पर्पस क्या है? पर्पस है रिमूव मॉइस्चर। जब मॉइस्चर भी दो टाइप के होते हैं, याद रखना। अब मॉइस्चर की बात है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्री या फिर कैविटी वाटर, कैविटी पहला, दूसरा होता है बाउंडेड सेल या फिर हाई ग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, अब क्या होता है, मॉइस्चर में कैविटी वाटर को रिमूव क्या कर सकते हैं हम लोग? रिमूव कर सकते हैं भाई साहब। अगर इसको रिमूव करोगे, जब भी मिट्टी, अगर मैं मिट्टी की बात करूँ तो उसमें से मॉइस्चर रिमूव होता है, तो उसमें क्या होती है? श्रिंकेज होती है। जब वाटर पेनिट्रेट कर देते हैं तो स्वेलिंग होती है। तो अगर मैं मॉइस्चर रिमूव करूंगा तो इसकी वजह से क्या होगा? श्रिंकेज होगी या नहीं होगी? हाँ, श्रिंकेज होगी। अब देखो, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, सेल वाटर, या फिर इसको कह सकते हैं इनडायरेक्टली अगर रिलेट करूँ मैं सॉइल से, तो स्ट्रक्चर वाटर, यानी कि इसको भी रिमूव नहीं कर सकते। तो अगर इसको रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, तो भाई साहब अगर रिमूव नहीं कर सकते, अगर रिमूव नहीं करोगे वाटर को, तो इसकी वजह से श्रिंकेज होगी क्या? नहीं होगी। तो इसकी वजह से श्रिंकेज नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। पहला पॉइंट तो ये। अच्छा, अब बात आती है एक स्टार पॉइंट की, कि फाइबर सैचुरेशन पॉइंट क्या है? इसका मतलब, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है ऑल द फ्री या फिर कैविटीज में कैविटी वाटर इज रिमूव्ड, यानी पूरा कैविटी वाटर रिमूव हो जाता है। अब बोलोगे सर कि बाउंडेड सेल वाटर रिमूव नहीं करते हैं। हाँ, नहीं हो पाता, वो नहीं रिमूव हो पाता, इसी वजह से तो जो क्या कहते हैं हम वेट नोट करते हैं टिम्बर का, वो 12% मॉइस्चर कंटेंट पे करते हैं। वो 12% मॉइस्चर कंटेंट हाइग्रोस्कोपिक वाटर की वजह से होता है। और हाइग्रोस्कोपिक एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर आप कोई एलिमेंट है उसमें हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है और आप उसको एयर में छोड़ दो, तो वो क्या, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि अगर आप उसको रिमूव भी कर दोगे 12% से कम, तब भी वो उतना एब्जॉर्ब कर लेगा एनवायरनमेंट से, यानी उससे कम करने का कोई मतलब ही नहीं है, वेस्टेज है मनी का। ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिनल कंडीशन में दोबारा लौट आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, पहले क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फाइबर सैचुरेशन पॉइंट इन वुड इज रीच्ड व्हेन, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट वुड में कब रीच होता है? पहला देखते हैं, फ्री वाटर इज रिमूव्ड, बात सही है, सही है। दूसरा बोलता है सेल वाटर इज रिमूव्ड, सेल वाटर रिमूव नहीं होता। ठीक है, श्रिंकेज ऑफ वुड इज रैपिड, अच्छा श्रिंकेज होगा ना भाई, जब फ्री वाटर को रिमूव करोगे होगा। स्ट्रेंथ गेन इज रैपिड, भाई जब उसमें से मॉइस्चर उड़ जाएगा, तो मॉइस्चर हटा देंगे तो फंगी अटैक भी कम हो जाएगा।
फंगी अटैक कम हो जाएगा तो स्ट्रेंथ भी डेवलप अच्छी होगी, तो ये भी क्या है, सही है। यानी कि टू गलत है, इसको एलिमिनेट करो, टू टू टू, ये टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, टू इसमें भी, तो आंसर क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया मेरा राइट आंसर। 1 3 4 चार तीनों ही क्या मेरे राइट आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइबर बोर्ड कैन बी, अच्छा फाइबर बोर्ड का यूज कहाँ करते हैं, पेंट एंड डिस्टेम्पर करने में। फाइबर बोर्ड पे पेंट और डिस्टेम्पर करते हैं या फिर फाइबर बोर्ड से पेंट एंड डिस्टेम्पर करते हैं, गलत है। पेंट करने के लिए गलत है, डिस्टेम्पर डिस्टेम्पर दीवार पे करते हैं, कैसे ऑप्शन रखे हैं, फर्नीचर में यूज करते हैं ना फाइबर बोर्ड का, सिंपल है ऑप्शन। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ देखना है भाई, लॉजिक लगाना, सिंपल, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ओके अगला देखते हैं, द प्रोसेस डिजाइन टू सूट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर टू दैट कंडीशन पर्पज इट इज टू बी यूज्ड इज कॉल्ड एज। अच्छा, एक होती है सीजनिंग, होती है कंडीशनिंग, दोनों में डिफरेंस है। द प्रोसेस डिजाइन टू सूट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर टू द कंडीशंस, किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए उसमें मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं कंडीशनिंग, ठीक है। सीजनिंग क्या है, उसको वेट नोट करने को बोलते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, इस जो डेफिनेशन को याद करना है इसको बोलते हैं कंडीशनिंग, है ना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगला देखते हैं, द डिफेक्ट कॉज ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी, यानी कि बूढ़ापन, ओवर मैच्योर, कहते हैं एक होता है मैच्योर पर्सन, एक होता है ओवर मैच्योर। मैच्योर का मतलब जो एक कहते हैं कि जीवन को समझ गया, यानी कि जिसकी एज हम लोग मानते हैं, कुछ कम उम्र भी हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा उम्र में भी होते हैं। मैच्योर का मतलब समझदार, समझदार तब होता है जब इंसान पे गृह गृहस्थी का भार आ जाता है, ठीक है। और वो एज मानी जाती है 30, जनरली आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे 30 है वो, है ना, 25 से 30 के एज में। ओवर मैच्योर यानी कि उसकी एज ज़्यादा हो गई है, वो उसकी एज क्या होगी, ज़्यादा हो गई है। तो वही बोल रहा है, द डिफेक्ट कॉज ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी एंड अन एंटीलेटेड स्टोरेज ऑफ वुड ड्यूरिंग ट्रांजिट इज कॉल्ड है, यानी कि जब उसमें वेंटिलेशन नहीं है, अनवेंटिलेटेड ना, इसका मतलब है अनवेंटिलेटेड, यानी ओवर मैच्योर्ड भी है और वेंटिलेशन भी अवेलेबल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉक्सीनेस। फॉक्सीनेस एक नेचुरल डिफेक्ट में आता है, इसका रीजन क्या है, ओवर मैच्योर प्लस लैक ऑफ वेंटिलेशन, तो उसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। नोट्स क्या है, फॉलन ऑफ ट्री ब्रांच या फिर कट ऑफ ट्री ब्रांच। हार्ड शेक क्या है, शेक्स वाइडर एट सेंटर पार्ट एंड मिनिमम एट आउटर पार्ट, ठीक है। रिंड गेल क्या है कि जो कटा हुआ पार्ट है, यानी नोट वाला पार्ट है, उस पर एक्सेस सैप आके फोड़ी की तरह जमा हो जाता है, उसको बोलता है रिंड कॉइल, ठीक है। तो सारे आंसर क्या आपको पता होना चाहिए, कौन सा है कौन सा नहीं है। अच्छा अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इन टिम्बर इज कॉज बाय ग्रोथ ऑफ लेयर ओवर वाउंटेड लेफ्ट आफ्टर द ब्रांच कट ऑफ। देखो अगर ब्रांच कट ऑफ हुई है तो उसको बोलते हैं नोट, उसी नोट पे क्या है, क्या कह रहा है, द डिफेक्ट कॉज बाय ग्रोथ ऑफ लेयर ओवर वाउंडेड, जो बाउंड्री यानी कटा हुआ पार्ट है उस पर ग्रोथ हो जाती है किसकी, सेफ बॉडी की, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिंड गेल या किसी को बोलते हैं बर्ल, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, रिंड गेल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। रप्चर क्या है, अपसेट का दूसरा नाम ही रप्चर है। नोट्स क्या समझ में आ गया, ट्विस्टेड फाइबर क्या है, ट्विस्टेड फाइबर पेड़ एक और झुक जाता है, देखा ना, वो बकरी खा रही थी पत्ते, उसके लिए तो अच्छा हो गया, है ना। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखो, इन हर्ड वुड एनुअल रिंग्स आर, देखो दो वुड होती हैं, हर्ड वुड सेफ्ट वुड, अब मैं क्लासिफिकेशन भी करवाऊंगा अभी इसी में आगे। तो हर्ड वुड यानी हार्ड वुड, हर्ड बोल दिया, हार्ड बोल लो, हार्ड सही रहेगा, हार्ड वुड, ठीक है। एक होती है सॉफ्ट वुड। हार्ड वुड का मतलब है कि वो अच्छी स्ट्रेंथ देगी, स्ट्रेंथ दो ही चीज़ों से आती है, एनुअल रिंग से, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूँ कि अगर चीज़ें आपस में पास पास यानी डेंस है, डेंस यानी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्ट्रेंथ आपको दो ही चीज़ें दे रही हैं, एक एनुअल रिंग्स और उनको पकड़ने वाली मेडुलरी रेस। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे एनुअल रिंग्स कहाँ होने चाहिए, क्लियरली विजिबल, विजिबल होना चाहिए, नियर टू ईच अदर, नियर पास पास होना चाहिए, भी बोला लेस डिस्टिंक्ट एंड फार अपार्ट, अपार्ट नहीं होना चाहिए, क्लियरली विजिबल, ठीक है।
फार अपार्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो इनमें ए और डी में एक कंफ्यूजन है, क्लियरली विजिबल नहीं होनी चाहिए। रीजन क्या है? क्लियरली विजिबल का मतलब है वो दूर दूर है, और क्लियरली विजिबल ना का मतलब वो आपस में बहुत पास पास है। तो डी क्या बोला? लेस डिस्टिंक्स, यानी कि कम पास पास हो, यानी इनडिस्टिंक्ट कह सकता हूँ, इनडिस्टिंक्ट होनी चाहिए, नियर टू ईच अदर। ठीक है, नियर टू ईच अदर इसमें भी है, नियर टू ईच अदर इसमें भी है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट याद रखना कि लेस डिस्टिंक्ट होनी चाहिए या फिर इनडिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। इसको समझ लो या फिर याद कर लो, है ना। अब हार्डवुड सॉफ्टवुड में डिफरेंस ये है, इसको याद रखना। सॉफ्ट का मतलब है सॉफ्ट, सॉफ्ट जब किसी भी चीज को, जब लकड़ी को टच करते हैं उसमें रेशे होते हैं जिनको फाइबर बोलते हैं, उसकी वजह से वो सॉफ्ट लगता है। हार्डवुड में फाइबर नहीं होते जिसको रेजेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं सॉफ्टवुड की बात करूँ तो इट रेजेंस, रेजेंस होते हैं। अब रेजन हो गए तो लाइट होगा, तो ये क्या होती है? लाइट होती है। किसमें? कलर में भी, वेट में भी। ठीक है, इसमें रीजन नॉन रीजन होता है, रीजन नहीं होता तो ये कैसी होती है? कलर में डार्क होती है, वेट में क्या होती है? हैवी होती है। ठीक है, सब चीज़ आपस में कनेक्ट होती है, बस आपको समझने की नीड होती है। ठीक है, अच्छा अगर रेशियो होंगे तो रेशियो को हाथ से ऐसे फाड़ सकते हो, फाड़ सकते हो। तो भाई साहब शेयर, शेयर में तो वीक होती है, टेंशन में तो स्ट्रेंथ ज़्यादा ही होती है। ये टेंशन में भी अच्छी होती है और शेयर में भी अच्छी होती है। अच्छा, रेशेदार है तो उसको आप टुकड़ों में स्प्लिट जल्दी कर सकते हो, गेट स्प्लिट क्विकली। हार्डवुड में क्या, इसको स्प्लिट नहीं कर पाओगे, पावर टूल, एक पावर टूल की नीड होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें रेजिन्स है, आपका रेशे हैं जिसको लेगिन्स बोलते हैं, तो वीक होगा और लेस ड्यूरेबल होगा, क्योंकि आग भी पकड़ सकता है। ये स्ट्रांग होगा, मोर ड्यूरेबल होगा। ठीक है, ये इजी टू वर्क होगा क्योंकि भाई सॉफ्टवुड है, इजी वर्क कर पाएंगे। लेकिन ये यहाँ क्या, ये डिफिकल्ट होगा क्योंकि हार्ड है, डिफिकल्टी होगी। ठीक है, कैच फायर सुन, फायर को जल्दी कौन पकड़ता है? रेशे, क्योंकि सॉफ्टवुड है, सॉफ्टवुड में रेजेंस होते हैं तो आग पकड़ लेंगे। तो कैन नॉट विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, बात सही है। इट हैज हाई एडेड एडवांटेज इट्स रिफ्रैक्टरीनेस, यानी कि ये हाई टेम्परेचर भी सस्टेन कर पाती है। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चौथा जिसको मैं लास्ट में बता रहा हूँ कि एनुअल रिंग्स आर डिस्टिंक्ट। एनुअल रिंग क्या, दूर दूर होती है। डिस्टिंक्ट यानी दूर दूर, अलग अलग होना, है ना। जब दूर दूर होती है तो वो क्या, कम डेंस होती है। कम डेंस यानी कि कम स्ट्रेंथ। वहीं अगर मैं इस वाले पॉइंट में बात करूँ हार्डवुड में, तो यहाँ देखो एनुअल रिंग्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट या फिर लेस डिस्टिंक्ट या फिर इनडिस्टिंक्ट। ठीक है, तो कुछ भी बोलता हूँ, नॉट डिस्टिंक्ट बोल दो या फिर लेस डिस्टिंक्ट बोल दो या फिर इनडिस्टिंक्ट बोल दो, सभी का मतलब एक है। तो इसका मतलब है वो आपस में पास पास होती है, पास पास होती है, यानी कि डेंस ज़्यादा होती है, डेंस ज़्यादा होती है यानी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि डिफिकल्ट टू वर्क हार्ड, यहाँ गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ एज वेल शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ एक्सोजीनियस ट्री। अब यहाँ आते हैं हम क्लासिफिकेशन, है ना। यहाँ पहले इसको स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर यहाँ देख लेते हैं पहले। इसका आंसर डी है, स्ट्रक्चर में आप दिखा देता हूँ, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे सेंटर में क्या होता है? हमारा पित्त होता है। ठीक है, पित्त होता है। पित्त के बाद क्या आती है? आपके हार्डवुड आती है, ये हार्डवुड हो गई। हार्डवुड के बाद क्या आती है? बाहर सेपवुड आती है, सेपवुड आती है। उसके बाद क्या आती है? कैम्बियम लेयर आती है, कैम्बियम लेयर आती है। उसके बाद क्या आती है? लाइव बार्क आती है, जिसे इनर बार्क भी बोलते हैं। फिर क्या आती है? डेड बार्क आती है, इसको हम लोग आउटर बार्क भी बोलते हैं या फिर कोर्टेक्स भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, ये क्या, ग्रोइंग रिंग्स है। रिंग्स क्या बताती है हमको? एज ऑफ ट्री, ट्री की कितनी साल हो गई। ये क्या, मेडुलरी है। मेडुलरी क्या होती है? ये क्या करती हैं? इसका काम, मेडुलरी का रेस का काम होता है कि कीप द रिंग्स इन देयर पोजीशन एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो याद रखना एनुअल रिंग्स स्ट्रेंथ देती है और स्ट्रेंथ को मेंटेन करना का काम क्या करती है? मेडुलरी रेस करती है। और पित्त का दूसरा नाम क्या है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। एम फोर मेड्यूला, और मेडुलरी रेस अलग है ना।
अगले देखते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सोइंग ऑफ बॉडीज। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड यानी वेस्टेज क्या होती है, लीस्ट, कम से कम वेस्टेज होती है। कम से कम वेस्टेज किसमें होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि फ्लैट ऑर्डिनरी स्लैब मेथड, फ्लैट ऑर्डिनरी स्लैब मेथड। तो ऑर्डिनरी दिख रहा है इसमें, तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ऑर्डिनरी सोइंग में क्या होता है, लीस्ट वेस्टेज, इस वजह से मोस्ट, इसी वजह से क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल है। रेडियल में क्या है, दोनों चीज मैक्सिमम होती है, स्ट्रेंथ भी और वेस्टेज भी, है ना। चलो अगला देखें, द डिफेक्ट कॉज ड्यू टू इम्परफेक्ट सीजनिंग इज कॉल्ड। अच्छा, इम्परफेक्ट सीजनिंग भी करोगे तो उसमें डिफेक्ट आते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे मुझको नहीं पता कौन सा डिफेक्ट है, ठीक, क्योंकि कितना डाटा याद कर लेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड देखो, वेट रॉट, भाई रॉट सीजनिंग की वजह से होता है, सीजनिंग की वजह से नहीं होता। ये तो फंगी अटैक है, ये नहीं है। हनीकॉम्बिंग ट्री में देखिए, नहीं देखी है, कंक्रीट में देखते हैं। ड्राई रॉट, फिर वही बात आ जाती है, किसकी वजह से होता है, आपका फंगी अटैक की वजह से होता है। तो आंसर क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी, कप शेक। कप शेक में क्या होता है, एक कर्वेचर आ जाता है। कप शेक में क्या है, एक क्या आ जाता है, कर्वेचर आ जाता है। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन द मैन्युफैक्चर्ड पीस ऑफ टिम्बर। जब आप एक टिम्बर का पीस बना देते हैं तो उस पर एक कीवर्ड याद रखना, राउंडेड सरफेस आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं, वेन। उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, वेन होते हैं। अगर वहीं उस पर कोई, मान लो आप लकड़ी पे काम कर रहे हो और हथौड़ी यानी हैमर आपका गिर गया तो उस पर गड्ढा हो गया, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्न गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टॉर्न गेन बोलते हैं। तो थोड़ा डिफरेंस है, याद रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इतने ही याद करने हैं। तो आंसर क्या हुआ, वेन। जब राउंडेड सरफेस की बात आ गई तो वेन हो गया। जब भी कोई एलिमेंट ऊपर से गिर गया उसकी वजह से उसमें डिप्रेशन आ गया, टॉर्न गेन क्या है, डिप्रेशन ड्यू टू फॉलिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट। किसी पर्टिकुलर हाइट से, किसी भी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, उसकी वजह से उसमें डिप्रेशन आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, टॉर्न गेन बोलते हैं, है ना। चलो, जनरली वुडन माउल्ड आर मेड। ठीक है, अभी देखो इसमें वो क्लासिफिकेशन नहीं आ रहा, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं करवा दूंगा, अभी है ना, अभी हम लोग रुकते हैं थोड़ा। जनरली वुडन माउल्ड आर मेड हो। अच्छा, अगर आपने देखा हो, जब हम लोग ब्रिक वाला चैप्टर कर रहे थे तो मैंने उसमें कराया है कि जो माउल्ड होता है हमारा, ब्रिक को माउल्ड करने का, तो वो किस लकड़ी का बनता है, तो किसका बनता है, शीशम का बनता है। किसका बनता है, शीशम का बनता है। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जनरली वुडन के माउल्ड होते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ माउल्ड करते हैं, उसको किसका बनता है, शीशम का बनता है। अच्छा, इधर देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्री बोथ ट्री यील्ड, ये यील्ड हो गया, ये यील्ड होगा, है ना, ये वाई आएगा, यील्ड सॉफ्टवुड। अब देखो, यहाँ मैं करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री, यहाँ करते हैं हम लोग, है ना, और इम्पॉर्टेंट है याद देखना इसको गौर से। यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला क्या है, पहला क्या है, मोड ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के बेसिस पे। ठीक है, अब इसमें ट्रिक की बात आ गई, एक होता है एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस ट्री वो होते हैं जो बाहर की ओर ग्रो करते हैं ना, बाहर की ओर ग्रो करते हैं। इसमें दो आते हैं, पहला आता है आपका एससी, एससी सुप्रीम कोर्ट, एस यानी कि सॉफ्टवुड, सी फॉर कॉनिफा। ये क्या होते हैं, पहला पॉइंट है ये एवरग्रीन है, एवरग्रीन। दूसरा पॉइंट है इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि एनुअल रिंग होती है, वो क्या होती है, इनडिस्टिंक्ट होती है। ठीक है,
इसका अपोजिट याद रखना मेडुलरी रेज होगी, मेडुलरी रेज। ये कैसी होती है? डिस्टिंक्ट होती है, ठीक है, यानी उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, इरेजर लेते हैं, है ना, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। एनुअल रिंग्स डिस्टिंक्ट होती हैं, ठीक है, मेडुलरेज इनडिस्टिंक्ट होती है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या है? एक है, मैं लिख ही दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एस पी टी, ठीक है। एक आता था, अगर आपको याद नहीं है तो मैंने तो देखा है, उसका मतलब होता है स्पेस पेट्रोल डेल्टा, ठीक है। रब करता हूँ, इसको सीक्वेंस में लिखता हूँ ऐसे करके, ठीक है। मैं लिखता हूँ एस पी डी स्पेस पेट्रोल डेल्टा, ठीक है। एक आता था प्रोग्राम, उसी से मैंने याद किया है, आप लोग भी याद कर सकें। एस फॉर स्पर, टी फोर आपका पाइन, डी फोर देवदर, और सी डी, ठीक है, और सी फोर सी डी, ठीक है, सी फोर चीज, दोनों इंपॉर्टेंट है, देवदर चीज, ठीक है। अब पहला इसमें सॉफ्टवुड हो गया, दूसरा क्या निकल के आता है यहाँ पे? दूसरा निकल के आता है सर यहाँ पे हार्डवुड, एच डी। तो एच डी क्वालिटी के फोन आने लग गया, एच डी मूवीज देखने लग गए हो, तो एच फोर हार्डवुड हो गया, हार्डवुड, हार्डवुड हो गया, हार्डवुड इस बोलते हैं। डी फोर का दूसरा नाम डेसीडियस होता है। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो लीव्स होती हैं ब्रॉड लीव होती हैं, ब्रॉड लीव्स होती हैं। अच्छा, अब एनुअल रिंग्स क्या होती है, अगर मैं इसमें बात करूं, एनुअल रिंग्स क्या होती है इसमें? इनडिस्टिंक्ट होती है, इनडिस्टिंक्ट का मतलब पास पास होना, ठीक है। लेकिन मेडुलरी रेस होती है, वो डिस्टिंक्ट होती हैं, ठीक है। अब भाई जब मेडुलरी रेस डिस्टिंक्ट होगी यानी दूर दूर हुई, तभी तो उनको बचा के काट पाओगे। मान लो कि मेडुलरी रेस सर पास पास है, पास पास है, तो जब आप उसको रेडियल सोइंग करोगे, रेडियल यानी रिफ्ट बोलते हैं, रेडियल सोइंग करोगे तो वो कट जाएंगी, जब कट जाएंगी तो स्ट्रेंथ कहाँ बचेगी? और स्ट्रेंथ नहीं बचेगी तो बेकार हो जाएगी। तो वो चीज़ किस में होती है? वो होती है आपकी सॉफ्टवुड में। हार्डवुड में जो आपकी मेटेरियल रेस है वो दूर दूर होती हैं, तो वो दिखती हैं तो आप उनको बचा सकते हो काटते समय, सोइंग करते टाइम, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल याद रखना, टॉम्स, क्या है? टॉम, ठीक है, टॉम एंड जेरी, मैंने टॉम कर दिया, टॉम एंड जेरी को टॉम कर दिया, है ना। टी फॉर टीक, ठीक है, ए फॉर ओक, एम फॉर महागनी, महा महागनी, बी फॉर आपका बबूल, और एस फॉर साल एंड शीशम। मेजर क्वेश्चन इसी में फ्रेम होते हैं, कौन सा वुड किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक आता है एंडोजीनियस, एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस में क्या है? ये बाहर की ओर बढ़ते हैं ऐसे करके इस डायरेक्शन में। एंडोजीनियस में क्या है? बाहर अंदर की ओर बढ़ते हैं, अंदर की ओर बढ़ने का मतलब आपकी लंबाई में ज़्यादा बढ़ते हैं, है ना, एंडोजीनियस। इसका मतलब ये अंदर की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं तो एक ही चीज़ हमारे दिमाग में आती है कुल मिला के, कि अंदर घुस के मारना है, ठीक है। तो जब एंडोजीनियस यानी कि अंदर की ओर ग्रोथ करते हैं तो किसको मारते हैं? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को इंडिया किस चीज़ में ज़्यादा पीटती है, धोती है, मारते हैं हम लोग? क्रिकेट में।
तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का नाम क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। P फॉर पाम, C फॉर केन, B फॉर बैम्बू। अब एक बात आएगी सर, यहाँ पे P इसमें भी है एंडोजीनियस में, P सॉफ्टवुड में भी है, B बैम्बू में भी है और B हार्डवुड में भी है ना। वहाँ बबूल है, तो उसको याद कैसे करना है? इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। और ट्रिक का मतलब बम्बू का सीधा मतलब बम्बू लंबा होता है, लंबा यानी अंदर की ओर ग्रोथ करता है, तो वो एंडोजीनियस में आएगा। दूसरा क्या बचा? बबूल। बबूल का पेड़ तो देखा, बबूल की छाल, बबूल की दातुन भी गिरी जाती है, ठीक है, तो वो थोड़ा चौड़ा होता है बैम्बू के कंपैरिजन में, है ना। तो वो आएगा हार्डवुड में, और उसको आप तोड़ भी नहीं सकते बम्बू को। अगर आप बबूल के पेड़ में से तोड़ने जाओ ना, तो उसको आपको पर्टिकुलर एक वो चाहिए, शार्प टूल चाहिए, ठीक है, जिसको आप लोग एंसिया बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, हमारे यहाँ एंसिया चाहिए, या फिर और कुछ भी चाहिए, छेनी है थोड़ा, कुछ भी चाहिए, ठीक है, लेकिन हाथ से नहीं तोड़ सकते उसको, क्योंकि वो बहुत ही टफ स्ट्रक्चर होता है बबूल, है ना। तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ट्री बोथ यील्ड सॉफ्टवुड, यानी कि सॉफ्टवुड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? चीड़, देवदार, दोनों इसी में देखो, अगर देखो यहाँ देखो, SPD, CD, चीड़, D फॉर देवदार, चीड़ देवदार। आंसर क्या होगा? ए इधर राइट आंसर। साल क्या है? टॉम्स, हार्डवुड में आ गया। टी फॉर टॉम, टी किस में आ गया? तो हार्डवुड है। डी फॉर देवदार सॉफ्टवुड में आ गया, शीशम हार्डवुड में आ गया, चीड़ सॉफ्टवुड में आ गया, साल हार्डवुड में आ गया। ये ट्रिक याद करनी है। अब पूछेगा एंडोजीनस ट्री कौन कौन सी है? एंडोजीनस यानी अंदर की ओर घुस के मारेंगे। पाकिस्तान को किस में पीटते हैं? क्रिकेट में। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाम केन बैम्बू, PCB, ठीक है, चलो डन। इन पंच्ड और परफोरेटेड कार्ड की सिस्टम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिम्बर आर कार्ड हैज, जब आइडेंटिफिकेशन जो सिस्टम होता है कार्ड का, तो उसमें कितने पंच करे जाते हैं? ध्यान रखना, 96 पंच करे जाते हैं, है ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। जो जो पॉइंट में लिखता जा रहा हूँ उनको क्या करना है आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाना है, और आप लोग देखोगे एग्जाम देके आओगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले रहेंगे, है ना। अगले देखते हैं, वेस्ट ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम। भाई साहब वेस्टेज किसमें मैक्सिमम है? जिसमें टिम्बर में वेस्टेज मैक्सिमम यानी स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम देगा। स्ट्रेंथ मैक्सिमम किसमें आती है? रेडियल या फिर रिप्ट सोइंग में, है ना। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। और डाटा एक ही है, डाटा को जो पूछने के तरीके ना वो अलग अलग हो सकते हैं, तभी मैं इतने नंबर 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं टिम्बर में, वरना 50 क्वेश्चन तो आपके मैंने सीमेंट में करा दिए, लेकिन 50 क्वेश्चन और रखे हैं, उसमें 100 क्वेश्चन है सीमेंट में टोटल, लेकिन 50 क्वेश्चन इसमें सफिशियंट है करने को। मैं इसमें 75 to 100 क्वेश्चन आंसर हो सकते थे, इतना क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है, कम क्वेश्चन करो, एनालिसिस अच्छा करो, क्योंकि और क्वेश्चन कराऊंगा कोई इशू नहीं रहेगा, कोई इतना डिटेल में आ भी गया तो नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि कितना याद कर लोगे। अब सारा टाइम ही टिम्बर पे दे दोगे तो अदर के लिए टाइम कहाँ दोगे? तो अपने को क्या एवरेज चलना है, सभी सब्जेक्ट क्या करने कंप्लीट करने हैं, वरना ये नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट में इतने डूब जाएं बाकी भूल जाएं, है ना। सॉइल हुआ आपका, स्टील हुआ, इरिगेशन हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, FM हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, तो सबको टाइम देना है, लेकिन किसको कितना टाइम देना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखो, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बाय सोइंग टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीसेस द कट शुड बी मेड। जब स्ट्रॉन्ग टिम्बर चाहिए तो मेडुलरी रेस कटनी नहीं चाहिए, मेडुलरी रेस नहीं कटेगी तो उसको ऐसे काटेंगे, रेडियल के पहले यानी इसको क्या बोलेंगे? रेडियल सोइंग या फिर रिफ्ट सोइंग। आंसर एक ही है, पूछने के तरीके अलग हैं, ठीक है। पहले में मैक्सिमम वेस्टेज पूछा था, एक में मिनिमम वेस्टेज पूछा था। मिनिमम वेस्टेज फ्लैट सोइंग, ऑर्डिनरी सोइंग या फिर स्लैब सोइंग। मैक्सिमम वेस्टेज या फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कौन सी? रेडियल या फिर रिफ्ट सोइंग, है ना। चलो अब देखो ये है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक साइड डिफेक्ट दे रखे हैं, एक साइड कारण दे रखा है। गांठ, नोट, नोट का मतलब होता है गांठ पड़ना। गांठ किसे कहते हैं? फॉलन ब्रांच ड्यूरिंग ग्रोथ, कोई ब्रांच गिर जाती है, कट जाती है, उसकी वजह से होता है। तो ए का तो डी हो गया भाई साहब, तो ए का तो डी पकड़ लिया मैंने, ये हो गया, या फिर
ये हो गया, ए और बी में से एक आंसर होने वाला है। शेक्स क्या है? शेक्स क्रैक होते हैं किसमें? एनुअल रिंग में। ये देखते हैं क्रशिंग ड्यूरिंग ग्रोथ। क्रशिंग एक कीवर्ड था, किसमें था? अपसेट में था, ठीक है। फंगी अटैक किसकी वजह से होता है? फंगी अटैक की वजह से सड़ते हैं। सड़ने का रूट दे रखा है यहाँ पे। बचा बी, बी यानी शेक। शेक का क्या होता है? एक्सेसिव हीट, विंड, फ्रोस्ट ड्यूरिंग ग्रोथ। तो ए का तो हो गया डी, बी का हो गया आपका सी, सी का हो गया बी और डी का हो गया ए। तो आंसर वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे प्रैक्टिस कर करके आपको करना है, ऐसे प्रैक्टिस कर करके करना है आपको। अब देखो, एन असेंबल प्रोडक्ट मेड अप ऑफ वीनियर एंड एडेसिव। देखो जब आप लोग क्या करते हैं, छिलका छीलते हैं, छिलका छीलने से पतली पतली लेयर आ जाती है, ऐसे ही टिम्बर की भी पतली पतली लेयर आ जाती है। लेयर को क्या बोलते हैं? वीनर्स बोलते हैं। अगर मैं वीनर्स की बात करूं तो उसकी थिकनेस होती है वो 0.4 से 6 mm होती है। पहला पॉइंट तो ये। अब इनसे क्या क्या बनता है? इनसे बनता है पहला भाई प्लाईवुड। पी फॉर प्लाईवुड, पी फॉर पैनल, पैनल के काम आता है। टी भी पढ़ते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट। टी फॉर थिकनेस, यानी इनको मेजर किस में करते हैं? थिकनेस में मेजर करते हैं। मेरे साथ पढ़ना है तो ऐसे ऐसे पढ़ना है बस, ठीक है। अब इन चीज़ों को स्ट्रक्चर वे में आपको लिखना है, ठीक है। क्या करना? ऐसे करना। चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्लाईवुड, पी उठाया, पी का मतलब क्या हो गया? पैनल। पी उठाया, पी फॉर प्लाईवुड। पी फॉर किससे मेजर करते हैं? थिकनेस। इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो प्लाईवुड कैसे बनता है? प्लाईवुड में क्या होती हैं, और जो पैनल बनते हैं, पैनल, ठीक है। आपके पैनल में एन असेंबल प्रोडक्ट मेड ऑफ वीनियर एंड एडेसिव इज कॉल्ड है, तो उसको आपको बोलते हैं प्लाईवुड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? पैनल्स को क्या बोलते हैं? पैनल्स भी बनते हैं, इसके एग्जाम्पल पैनल भी है। तो उसमें वीनर्स होती है ना, उसको वीनर्स, उनको 3 से लेके आपकी 13 तक होती हैं। उनको ऑड नंबर में क्या करते हैं? एडेसिव्स होते हैं, उसे चिपका देते हैं परपेंडिकुलर रख के, ऐसे करके बताया था, ऐसे रख के चिपका देते हैं। ऐसे रख के चिपकाएंगे तो क्या होती है? लेस श्रिंकेज होती है, सही बात है। दूसरा क्या है? सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। तीसरा क्या है? हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है, इम्पैक्ट लोड को झेल सकता है। तो प्लाईवुड से क्या बनते हैं? पैनल। और प्लाईवुड को किसमें मेजर करते हैं? थिकनेस में। प्लाईवुड को किससे बनाते हैं? वीनर्स में। वीनर्स की थिकनेस कितने से कितने तक होती है? वीनर्स की थिकनेस कितने से कितने? 0.4 से लेके 6 mm तक। कितने ऑड में, ऑड नंबर में होनी चाहिए वीनर्स? किसमें? ऑड नंबर में। और इनकी संख्या कितने से कितने से हो सकती है? 3 से लेके 13 तक हो सकती है। क्योंकि ये जो प्लाईवुड है उसमें वीनस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इससे लेस श्रिंकेज होता है। इसी वजह से उसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है सेम होती है सभी डायरेक्शन में, क्योंकि लेस श्रिंकेज होता है, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसी से इम्पैक्ट लोडिंग अच्छी तरह रजिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो वही बोला है, असेंबल प्रोडक्ट मेड ऑफ वीनस एंड एडेसिव इज कॉल्ड एज प्लाईवुड। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर देखते हैं सेव वुड कंजिस्ट ऑफ। अब क्या यहाँ पे आपको याद रखना है, पहले क्या होता है? सेंटर में पिथ, इसको लिख लिख के याद करना है। फिर क्या आता है? हार्ड वुड। फिर क्या आता है आपका? सेव वुड। फिर क्या आता है आपका? कैम्बियम लेयर, ठीक है। फिर क्या आता है आपका यहाँ पे? ऐसे यहाँ बना इधर देखना, बाहर आती है आउटर बार्क, जिसको कोर्टेक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं इनर बार्क, ठीक है। इनकी पोजीशन पूछी जाती है, कौन किसके बीच में आता है, तो वहीं पूछ रहा है इसमें सेव वुड कंजिस्ट ऑफ इनर मोस्ट एनुअल रिंग अराउंड पिथ। भाई पिथ के अराउंड तो हार्डवुड है ना, तो गलत हो गया। पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर, तो हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में आ रहा है,
आ रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी है आपको, लिख लिख के, है ना। चलो, अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एक्सोजीनियस टी। देखो भाई, जो एक्सोजीनियस में नहीं होगा यानी वो एंडो का होगा, एंडो का होगा यानी अंदर अंदर घुस के मारेंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पी फॉर पाम, सी फॉर केन, बी फॉर बैम्बू। पाम, केन, बैम्बू। पाइन नहीं है, ठीक है, पाइन नहीं है, पाइन हार्डवुड में आता है, बैम्बू है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी बच्चे सारे क्या हो गए? एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस में भाई पाइन किस में आ गया? हार्डवुड का आ गया। देवदार किस में आ गया? सॉफ्टवुड में आ गया। मैगनी किस में आ गया? ये भी हार्डवुड में आ गया, है ना। तो सब प्रैक्टिस का खेल है सारा। अगला द डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू ब्रोकन ब्रांच ऑफ ट्री ड्यूरिंग द ग्रोथ। भाई ब्रोकन ब्रांच या कट ऑफ ब्रांच को क्या बोलते हैं? नॉट। क्या बोलते हैं हम लोग? नॉट। कितनी बार बताएंगे? पूछने का तरीका अलग हो सकता है। अगला देखो, अमंग द मोर कॉमन वेराइटी ऑफ टिम्बर नेमली साल, मैंगो, देवदर। साल इज स्ट्रॉन्गेस्ट। साल शीशम हार्डवुड में आते हैं, तो भाई देवदर से तो स्ट्रॉन्ग होंगे, तो पहला तो सही है भाई साहब, पहला सही है। दूसरा बोला मैंगो इज लीस्ट ड्यूरेबल। मैंगो ट्री बहुत कम ड्यूरेबल होते हैं, बात सही है। डी बोला देवदर इज लार्टेस्ट। यो देवदर सॉफ्टवुड में, सॉफ्टवुड यानी कि रेशियो होते हैं, रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं यानी कि लाइट वेट होते हैं और लाइट इन कलर होते हैं और इजिली स्प्लिट यानी क्लीवेज आसानी से हो जाता है, उनको जल्दी फाड़ सकते हैं। तो तीसरा भी सही यानी ऑप्शन नंबर बी। 1 2 3 तीनों क्या है इसमें? राइट आंसर है ना। प्रैक्टिस का गेम है। बहुत सोच रहा हूँ सर कैसे कैसे इतना याद हो गया, कुछ नहीं, बहुत बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, बहुत बार डाटा को रिवाइज करना पड़ता है, तभी चीज़ें बनती है। ठीक है, अगला देखो, प्लाईवुड है, जो प्लाईवुड होती है उसमें क्या होता है? प्लाईवुड है ग्रेट इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, टेंडेंसी टू स्प्लिट इन द प्लेन। स्प्लिट नहीं हो सकता भाई, ये तो अच्छी प्रॉपर्टी। टेंडेंसी टू बेंड, बेंड नहीं होगा, बेंड नहीं होता। गुड डिस्टेंस अलोंग प्ले, पैनल ओनली, पैनल ओनली नहीं, सभी डायरेक्शन में होती है। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस क्या होता है इसका? अच्छा खासा होता है, तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अच्छा अगले देखो, व्हाट इज द ड्यूरेशन और टिम्बर यूजली रिक्वायर फॉर नेचुरल सीजनिंग। मतलब सीजनिंग के लिए जो नेचुरल सीजनिंग है उसमें कितने से कितने साल होता है? 2 से 4 साल। और बोले सर आर्टिफिशियल के लिए तो होता है 5 से 10 दिन, है ना। चलो अगला देखें, हार्ड बोर्ड आर मेड ऑफ चिप बोर्ड, प्लाई बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड। फाइबर बोर्ड आप लोगों ने देखे हैं कितने हैवी होते हैं, और हैवी यानी हार्ड होते हैं, तो हार्ड बोर्ड किसका एग्जांपल है? फाइबर बोर्ड का ही एक एग्जांपल है। ठीक है, अगला देखो, डेसिडियस ट्रीज हैविंग। अच्छा देखो मैं पीछे जाऊँ, अगर पीछे 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 तो देखो, है ना, पीछे जाते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ आ गए ना, यहाँ पे ये देखो 26 नंबर, है ना। इसमें देखो जो हार्डवुड होते हैं, ये एच लिखा, एच ही, इसमें ब्रॉड लीव्स होती हैं। मैं बोलता जा रहा हूँ, लैंग्वेज में हो सकता है कुछ डिफरेंस हो, लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, तो लिख लेना अगर राइटिंग समझ में ना आए। ब्रॉडेड लीव्स होती हैं ना, ब्रॉडेड लीव्स। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे ये देखो, ये बोला है कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40, ओके। ब्रॉड एंड वेल डिफाइंड लीव्स होती हैं। क्या होती है? ब्रॉड एंड वेल डिफाइंड लीव। भी बोला नैरो, नैरो नहीं होती, ब्रॉड एंड नॉट वेल, वेल डिफाइंड होती है, ब्रॉड होती है, वेल डिफाइंड होती है। डी नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, क्योंकि ए क्या है? मेरा राइट आंसर है। ठीक है, चलो एक चीज रह गई, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। कहाँ गया? 26 ना। ये सारी डाटा आपको यहीं मिल जाएंगे तो बेहतर रहेगा यहाँ पे। अब क्लासिफिकेशन में एक चीज़ और लिख देता हूँ यहीं पे, ई की बेस पे। यहाँ पे क्लास लिखता हूँ ए बी सी, यहाँ ई की वैल्यू लिख रहा हूँ किसमें? किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर में। अगर ग्रेटर देन 12.6 है तो ए ग्रेड है, और 12.6 से लेकर 9.8 तक है तो वो आपकी बी ग्रेड है, 9.8 से लेकर 5.6 तक है तो वो आपका सी ग्रेड है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी पे भी अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी पे भी आता है। एक तीसरा यहाँ लिख देता हूँ, हाई
मीडियम, बहुत क्लासिफिकेशन है, बस इतना जितने में लिख रहा हूँ उतना याद रखना है। यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम इन ईयर, हाई के लिए ग्रेटर देन 10 ईयर होगा, मीडियम के लिए 5 से 10 ईयर होगा, लो के लिए लेस देन 5 ईयर होगा। ये क्लासिंग बहुत है, फिर कितना याद कर लोगे, लेकिन ये वही लिख रहा हूँ मैं जो पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है ना। चलो अगला देखते हैं। इन दिस लेयर, cells become almost inactive and rigid, as well as no sap is there and lying close to the core of tree older in age। ठीक है, अब बोल रहा है वो कौन सा लेयर है। इन दिस लेयर सेल्स बिकम ऑलमोस्ट इनएक्टिव, जो सेल होते हैं वो एकदम खत्म हो जाते हैं, सेपवुड एकदम खत्म ही हो जाता है, एंड रिजिड हो जाता है, एंड नो सेप, सेप नहीं होता है ना। सेल बिकम इनएक्टिव यानी कि सेल नहीं होता है, इसका मतलब ये है। एंड लाइंग क्लोज टू द कोर ऑफ ट्री, ट्री का कोर, कोर यानी सेंट्रल पार्ट, सेंटर में क्या होता है, एकदम सेंटर में पित होता है। पित के बाद क्या आता है, हार्डवुड आता है, हार्डवुड के बाद क्या आता है, सेपवुड आता है, सेपवुड के बाद क्या आता है, कैम्बियम लेयर आती है, फिर क्या आती है, इनर बार्क आती है। इनर बार्क का दूसरा नाम क्या है, लाइव बार्क, क्योंकि वो भी जिंदा होती है। फिर आती है आउटर बार्क, जिसका नाम क्या है, कोर्टेक्स। पित का दूसरा नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर। एम फॉर मेडुला, हाई स्कूल, एच फॉर हार्डवुड, एस फॉर स्केंटलिंग। हार्डवुड को इसलिए यूज करते हैं स्केंटलिंग के लिए। स्केंटलिंग का मतलब क्या है, नॉन स्टैंडर्ड साइज में टिम्बर की लॉक को काटना। सैपवुड का दूसरा नाम क्या है, SAX। ठीक है, एस फॉर सैपवुड, एफ फॉर एल बर्नम, एक्स फॉर जाइलम। ठीक है, एक मूवी थी छिछोरे, उसमें कैरेक्टर का नाम था सेक्सा, तो उसी से रिलेट कर लो इसको, सेक्सा। ठीक है, अब टीचर का काम है याद दिलाना। आप सब लोग मेच्योर्ड हो, ठीक है, मेच्योर्ड का मतलब है जॉब पाने वाले हो, है ना। तो इन वर्ड से आप लोग सब मेच्योर हो, है ना। ऐसा मत सुनना सर कैसे कैसे वर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ मोटिव यही है कि आपको डाटा को याद कराऊं। वो याद कराने का तरीका मेरा बस यही है, कैसे भी करके याद कराऊं। आप जहाँ मैंने कनेक्ट कर पाया, छिछोरे मूवी देखी अच्छी खासी है, जैसे 3 इडियट है उसी टाइप में मूवी है, तो मैंने उसको उससे तुरंत रिलेट कर दिया, हो गया रिलेट, मैं याद कर लूँगा, हमेशा याद रखूँगा। आप हो सकता है अदर टर्म में याद कर लो जैसा आपको सूटेबल लगे, लेकिन आप सब मेच्योर्ड हो, इन टर्म से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। और किसी को दिक्कत हो रही है यानी कि उसी पे फोकस कर रहा है और उसको पढ़ाई से मतलब नहीं, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, ओके। आउटर बाग का दूसरा नाम क्या है, कोर्टेक्स, CORTEX, है ना। चलो अब बोल रहा है क्लोज टू द कोर ऑफ द ट्री। अब भाई पित के सबसे पास में क्या है, हार्टवुड ही तो आती है, तो आंसर क्या हुआ, हार्टवुड। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। चलो अगले देखो, इन अ ट्री द कैम्बियम लेयर इज सिचुएटेड बिटवीन। अच्छा देखो यहाँ पे आगे पीछे आओ, कैम्बियम लेयर या सब ये किस में सिचुएट होती है, इनर बार्क सेपवुड के बीच में, है ना। देखो पिथ एंड हार्डवुड गलत, सेपवुड हार्डवुड गलत। ठीक है, इनर बार्क एंड सेपवुड, तो आंसर हुआ, देखो पीछे जाओ फिर से, इनर बार्क एंड सेपवुड, तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। एक स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन बचेंगे, कौन कहाँ पे, कौन की पोजीशन कहाँ पे, कौन किसके बाद, कौन किससे पहले, बहुत क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको याद करना है। ठीक है, अगर देखो प्लाईवुड इज ऑप्टेन फ्रॉम, प्लाईवुड किससे बनाते हैं, प्लाईवुड। प्लाई कहाँ यूज करते हैं, घर में, घरों में यूज करोगे तो भाई साहब 1 साल के लिए 2 साल के लिए कैसा यूज करोगे प्लाईवुड। मान लो अगर जिस पे मैं टेबल पे बना रहा हूँ वो भी प्लाईवुड की है, अच्छी खासी बहुत ड्यूरेबिलिटी है इसकी, तो कितने टाइम के लिए चाहोगे, 1 साल 2 साल ना। आग पकड़ ले तुरंत, ये भी नहीं चाहोगे। पानी आए तो खराब हो जाए, ये भी नहीं चाहोगे। दीमक लग गया तो खराब हो जाए, ये भी नहीं चाहोगे। तो क्या चाहोगे, ड्यूरेबल चाहोगे, मोस्ट वैल्यूएबल चाहोगे। प्लाईवुड ही तो यूज करते हैं घरों में, तो मोस्ट वैल्यूएबल क्या कौन सी होती है मेरी, टीक ही तो होती है। लॉजिक पकड़ो, लॉजिक से चलो, है ना, लॉजिक से याद करो। अच्छा देखो, फर्स्ट क्लास टेम्पर हैज एन एवरेज लाइफ। फर्स्ट क्लास है A B C, इसमें लाइफ होती है 10 साल से ज़्यादा, इसे 5 से 10 साल होती है, यहाँ 5 से कम होती है।
ईयर में, मंथ में बोल सकता है, यहाँ बोल देगा 120 मंथ, यहाँ बोल देगा आपका 30 से लेके 120 मंथ, 60 से 120 मंथ, ठीक है, यहाँ बोल देगा 60 मंथ, ठीक है। तो यहाँ कैसे भी पूछ सकता है, मंथ में पूछ ले या ईयर में पूछ ले, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, डाटा याद है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, मोर देन 10 ईयर, क्योंकि पूछ रहा फर्स्ट क्लास यानी एक क्लास की, है ना। चलो अब वो शायद आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ट्री, जो बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर है ट्री की, वो कौन सी होती है, आउटर बार्क या फिर कोटेक्स। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है बार्क। अब बार्क में दो होता, लाइव बार्क या इनर बार्क, और आउटर बार्क या कोटेक्स। तो आंसर क्या होता, आउटर बार्क या कोटेक्स, है ना, क्योंकि यहाँ बार्क ही दे रखा है, तो हमारे पास यही ऑप्शन बचता है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री यील्ड हार्डवुड। हार्डवुड में एग्जाम्पल फिर से लिखता हूँ, टॉम एंड जेरी से टॉम्स उठा दिया, टी फोर टी, ओ फोर ओक, एम फोर महागनी, बी फोर बेम्बू, गाला, गलती मत करना, बी फोर बबूल, एस फोर आपका साल एंड शीशम। 5 आंसर एक ट्रिक से याद है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की नीड है। अब मैं यहाँ से एलिमिनेट करूँगा बस, या फिर मुझे ये वाली हार्डवुड पता हो, ठीक है, या फिर मुझे सॉफ्टवुड पता हो। सॉफ्टवुड की कौन सी थी, स्पेस पेट्रोल डेल्टा, एस फोर स्पर्स, पी फोर पाइन, टी फोर देवदर, ठीक है, और सीडी प्लेयर टिक टिक चलता ना, सीडी चलती है, अब तो पेंडा चलती है, पहले सीडी भी चलती थी, ठीक है, सी फोर चिर, ठीक है, ये सॉफ्टवुड हो गए। अब ये दोनों एक्सोजीनियस में आते हैं। अगर मैं कहूँ एंडोजीनियस, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर घुस के मारेंगे, PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाम, केन, बैम्बू। अब मान लो कि आपको हार्डवुड के एग्जांपल याद नहीं है, आपको एंडोजीनियस ट्री याद है, और आप जानते हो एंडोजीनियस ट्री हार्डवुड में नहीं आती, तो भाई साहब PCB, पाइन, केन, बैम्बू, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, चलो ये चलेगा। अब आपको पता है सॉफ्टवुड के एग्जांपल, SPD देवदार सॉफ्टवुड में, पाइन सॉफ्टवुड में, चीड़ सॉफ्टवुड में, बचा कौन सा, डी शीशम, यही हार्डवुड में होगा। तो क्वेश्चन करने के तरीके डिफरेंट, बस ये आपके लॉजिक डिपेंड करता है कि आपको सही आंसर पता है तो आप सही लगाओगे, अब आपको वो सही आंसर ना पता होगे, बाकी 3 ऑप्शन के बारे में पता तब भी आप लगाओगे। बस इसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं बार बार लिख के इस वजह से दिखा रहा हूँ कि इन चीज़ों की क्या करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स नहीं, ह्यूमन परफेक्ट, है ना, वो मीन्स भी हो सकता है और वूमेन भी हो सकती है। अच्छा अगले तो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवुड। सॉफ्टवुड यानी कि SPD, और डी के साथ आता है CD, यानी डी से पहले C आता है, स्पर्स, पाइन, पाम, केन, बैम्बू, पाइन, है ना। मैं भी ध्यान भूल जाता हूँ, फिर मैं याद करता हूँ, पाम, केन, बैम्बू, पाम आ रहा है तो पाइन ही आएगा, ठीक है, देवदार, सब प्रैक्टिस का खेल है। सी फॉर चेयर, ठीक है। सॉफ्टवुड में क्या आएगा, महागनी, महागनी किस में आता है, टॉम्ब, M फॉर महागनी, महोगनी, मैंने महागनी लिखा, महोगनी होगा, ठीक है, सही है। तो ये हार्डवुड का है, टीक हार्डवुड का है, साल हार्डवुड का है, देवदार सॉफ्टवुड का है, तो देवदार यहाँ पे है, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा ये देखो, और टाइट नोट, अब इसको याद कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने रख दिया। अ टाइट नोट फ्री फ्रॉम डिके, नोट यानी गांठ है, फ्री फ्रॉम डिके, विच इज सॉलिड अक्रॉस इट्स फेस, जो सॉलिड है पूरे फेस में, एट लीस्ट हार्ड एट सराउंडिंग वुड, और लीस्ट हार्ड है सराउंडिंग वुड से, तो उसको क्या बोलते हैं, साउंड नोट, इसको याद कर लेना, है ना। साउंड नोट, बंक नोट, पिथ नोट, लूज नोट, बहुत नोट होती हैं, कितना याद करोगे, सिर्फ नोट क्या होती है इतना याद करना है, और एक इसका ये एग्जाम्पल, ठीक है। और 2 नोट और होती हैं, लाइव नोट और डेड नोट, मर गई नोट, जिंदी नोट, है ना। लाइव यानी कि जिंदा है, डेड यानी कि मर गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइव का मतलब होता है थोड़ा
लाइट, ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं होती। डेड का मतलब है हैवी चोट, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है और बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन देता है। इनडायरेक्टली बात यह है। अगले देखो, नॉट्स रिड्यूस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर। भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टिम्बर की कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? ग्रेन्स में। और ट्री भी ग्रो कैसे करता है? ग्रेन्स में। तो स्ट्रेंथ कहाँ कम होगी? अलोंग द ग्रेन्स। आंसर याद रखना। अगला देखो, एज ऑफ एक्सोजीनियस टी बी जज फ्रॉम। भाई जो एक्सोजीनियस टी है, जो बाहर की ग्रो करती है, उसकी एज कौन बताता है? एज बताती है हमारी एनुअल रिंग्स, यानी दो एनुअल रिंग्स की बीच की जो दूरी होगी वो क्या बताती है? 1 साल बताती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछ लेगा कि हाउ टू फाइंड द एज ऑफ अ ट्री, बोलेगा द डिफरेंस बिटवीन टू एनुअल रिंग, 2 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो आंसर क्या हुआ? 1 ईयर। दो एनुअल रिंग के बीच का जो साल है वो 1 साल बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? 50 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप कि मैंने जितने से जितना डाटा है वो आपको दिया होगा। और एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि जैसे मेलूबरी जो टिम्बर होता है वो स्पोर्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, और आपका बेम्बू एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। ठीक है, और टीक बोर्ड के लिए यूज होता है। और जैक जो होता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है ना। अब इसको कैसे याद करना है? देखो ये इनको ए बी, ए फॉर एग्रीकल्चर, बी फॉर बेम्बू। नहीं भी पता तब भी आप लोग जानते हो कि खेतों में बेम्बू यूज करते हैं हम लोग, है ना। टी बी, टी फॉर टीक, बी फॉर बेम्बू। और जैक, जैक इंजिन, कोई म्यूजिक सुना है? जैक एंड जिल, वो म्यूजिक है। तो जैक किसके लिए होगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो ऐसे रिलेट करके आपको क्या करना है? याद करना है ना। आई होप कि लेक्चर आप लोगों को सबको अच्छे लग रहे हो, है ना। मेरा बहुत टाइम से मूड था कि इस कोर्स को मैं लॉन्च करूँ, क्योंकि जितना आप लोग सीखते हो तो एक टाइम आता है कि जितना आप लोगों ने सीखा है उसको डिलीवर करने का टाइम, तो मुझे लगा कि हाँ डिलीवर करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो मैंने ये कोर्स लॉन्च किया और लॉन्च करने का रीज़न ये था कि जब मैं वीडियोस डाल रहा था तो बहुत बच्चों के कमेंट आए थे, सर कि आपके पास कोई लेक्चर हो तो आप लेक्चर हमको दे दीजिए। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास ना कोई प्लान था ना कोई एम था, है ना। और बच्चों के कहने की वजह से मैंने थोड़ा प्लान किया, लेकिन वो प्लान वर्क नहीं कर पाया। बहुत से बच्चों ने पेमेंट भी कर दिए थे, ले एट द एंड सिस्टम क्रैश हो गया था। तो सारे पेमेंट एक दिन के अराउंड ही 5 या 6 पेमेंट आ गए थे। ठीक है, वो सही था, अच्छा था कि विद इन 1 डे इतना पेमेंट आ गया, क्योंकि मेरा कोई चैनल इतना बड़ा नहीं है। लेकिन क्रैश होने की वजह से सब कुछ रिटर्न करना पड़ा, क्योंकि मेरा एक ही है, अगर आप उस वैल्यू को डिलीवर नहीं करा पा रहे तो आप उस वैल्यू के लायक नहीं हो। अब मैंने आके ये कोर्स रिकॉर्ड किया है, कंटेंट को और अच्छा करने का ट्राई किया, बहुत मेहनत की है, बहुत सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। और ये चीज़ें आपको जितना आप लोग 2 या 3 साल में सीखोगे, डिपेंड करता है, उतना चीज़ें मैं आपको एक बार में बता रहा हूँ। और एक चीज़ मैं ट्राई करूँगा, हो हो भी जाए, लेकिन कंफर्म नहीं कि होगी ही। मैं चाहूँगा कि लाइव कोर्स में 1-to-1 इंटरेक्शन मैं चाहता हूँ, है ना। 1-to-1 इंटरेक्शन, और उसमें भी एक लेवल तक ही करेंगे, ये नहीं कि पूरा डीपली जाएंगे, पीएचडी करेंगे ना। कुछ स्टूडेंट होते पीएचडी करना चाहते हैं, वो सिलेक्शन नहीं लेते। इस बात को नोट करना कि बहुत से यही गलती कर जाते हैं। वो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वो एक्सपर्ट टीचर्स के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो टीचर है वो उसी में एक्सपर्ट हो। आप स्टूडेंट हो, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, तो यही सारी बातें थी। आई होप कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस एक चीज़ है कि प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट दो, डेली के डेली टेस्ट दो, एनालिसिस करो। ओके, और कोई भी डाउट है? डाउट होगा नहीं, क्योंकि मैंने इतनी चीज़ें सॉर्ट कर दी हैं, फिर भी कुछ ना कोई डाउट रह जाते हैं, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, फॉलो द स्टैंडर्ड बुक्स। क्योंकि कमेंट करोगे, कहीं कमेंट करोगे, मुझको भी कमेंट किया तो मैं भी वो आंसर ना बता पाऊँ। नेट पर सर्च करो स्टैंडर्ड बुक्स, पीडीएफ है, उनको डाउनलोड करो, सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स को ही पढ़ो। वहाँ पे जो लिखा है वही ट्रुथ है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्शन डालोगे तो वो स्टैंडर्ड बुक्स का ही रेफरेंस देना होगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे इस लेक्चर को क्या करते हैं हम लोग, एंड करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप प्लानिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। चलो।